से जो है आपकी इस पूरी जर्नी की शुरुआत हुई? राम नाम लेखन और ड्राइंग मतलब कहते हैं ना बिना प्लानिंग कहीं से निकल कर आई। तो एकदम से पहले दिन एक इच्छा आई कि राम नाम लिख के कुछ बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पिक्चर ओवरनाइट मेरी प्रोफाइल से जो बहुत एग्जिस्ट भी नहीं करती, 2000 का प्रोफाइल सीधा 10,000 क्रॉस हो गया था उस रातों रात में। तो सर ने यही बोला था कि यार मेरी एक इच्छा है कि तू आर्ट में कुछ करे, तू मतलब तो तब शुरुआत हुई थी सर्च फॉर स्ट्री पेज की। अभी राम राम क्यों करना है, वो एज फैक्टर लोगों ने डालना शुरू किया। पूरी बालकनी एक साथ गिरी और मेरे ब्रदर उसमें नीचे दब गए। इस इंसिडेंट से जस्ट 10 मिनट पहले मैं, मेरी डॉटर, मेरी मदर और मेरे ब्रदर, हम चारों उस बालकनी के नीचे बैठे थे और पाँव में पाँव से पूरा लटका हुआ था, मतलब हम पकड़ के लेके जाएंगे इस स्थिति। तो उनका यही था कि इससे कोई बचेगा या नहीं बचेगा। मुझे एक छवि दिखी, वार्ड से रवाना हुए थे, मैंने ब्रदर को बोला था हनुमान जी की वो छवि जो मैंने देखी, मतलब जो मुझे महसूस हुई, मुझे नहीं पता वो क्या था, और वही मंत्र जो मुझे मन में आया वो वहाँ लिखा हुआ था। हेलो एवरीवन, माइंड हॉर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पैसे से डॉक्टर है, यानी स्टेथोस्कोप थाम कर लोगों की बीमारियों का इलाज करती है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी कलम से राम नाम की लेखन का वो जादू चलाती है जिससे कि देश भर में उन्हें प्रसिद्धि मिल रही है। ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शिवानी मंडा। स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। राम, सबसे पहले तो जैसा आपने बताया कि कलम से वो जादू चलाती हूँ, कलम का जादू नहीं है, वो राम नाम का जादू है। तो अपने आप जो भी लिखोगे, अपने आप वो चीज़ और उसका एक ऑरा अपने आप बनकर आता है। किस तरीके से जो है आपकी इस पूरी जर्नी की शुरुआत हुई? ओके। राम नाम लेखन और ड्राइंग जैसे आर्ट बैकग्राउंड, ये दो चीज़ें थी जो एकदम से मतलब कहते हैं ना बिना प्लानिंग कहीं से निकल कर आई। ड्राइंग बैकग्राउंड में मैं शुरुआत से थी, बचपन से। जब मैं थर्ड क्लास में थी, मम्मी थी जिन्होंने सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट देखा ड्राइंग पेंटिंग को लेके, तो मुझे छोटी मोटी समर क्लासेस वगैरह में भेजा गया था और मेरा वहाँ से एक इंटरेस्ट था कि कुछ भी पेपर की कटिंग को मैं एज रेफरेंस यूज़ किया करती थी। फिर स्कूलिंग में आते आते धीरे धीरे आफ्टर स्कूलिंग मैं एक आर्ट गैलरी है जिसके बारे में मैं भी बताऊंगी, वहाँ पे ज़्यादा अपना समय बिताती थी। फिर धीरे धीरे जैसे ही मेरी इंटर्नशिप पूरी हुई यहीं से, उसी समय पे क्योंकि राम नाम जाप हमारे साथ शुरू से रहा है, हम राम स्नेही हैं, तो एकदम से पहले दिन एक इच्छा आई कि राम नाम लिख के कुछ बनाते हैं। और वो मेरा ड्यूटी का मेडिकल ऑफिसर ज्वाइनिंग का पहला दिन था। तो पोस्टिंग भी घर से काफ़ी दूर थी, तो थोड़ा मन उदास था। तो होता है ना कि एक मोटिवेशन चाहिए होता है कि वहाँ पोस्टिंग है तो कुछ अच्छा इसके साथ कर ले। तो मैं बस एक पेपर पे राम लिख के गई थी और सोचा नहीं था कि क्या बनाऊँगी इससे। वापस आके और फिर सडनली रास्ते में ही दिमाग में आया कि राम मंदिर का भूमि पूजन और वो सब उस समय बहुत चर्चा में था। तो पहला मैंने सोचा कि मैं मेरे हाथ से जब राम ही लिख के गई हूँ तो राम मंदिर का डिज़ाइन बनाते हैं। तो वहाँ से राम नाम लेखन की शुरुआत हुई आर्ट फॉर्म में। लेकिन एक होता है ना कि प्री प्लानिंग उस समय भी कुछ नहीं थी, सिर्फ राम मंदिर बनाया था। उसके बाद अगला क्या करें क्या करें, तो ऑटोमेटिकली हनुमान जी का एक चित्र था जो मेरे बहुत समय से मन में था, हनुमान जी से बहुत जुड़ाव है। तो वो आर्टवर्क बनाई और वो समय था लॉकडाउन का। तो पालवाला जी पे मैंने वो फ़ोटो चढ़ाई भी थी। तो ऑटोमेटिकली वो पिक्चर ओवरनाइट मेरी प्रोफाइल से जो बहुत एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, पर रातों रात वो वायरल हो गया। तो वो कलम का जादू नहीं, वो राम नाम का जादू चला था उस समय, और पहली बार मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की। क्योंकि एज एन स्टार्ट के आर्टिस्ट के लिए इतना बड़ा अप्रिसिएशन, और 2000 का प्रोफाइल सीधा 10,000 क्रॉस हो गया था उस रातों रात में। तो वो अप्रिसिएशन और सपोर्ट मतलब बहुत मायने रखता था राम नाम के लिए मेरे लिए। अच्छा, तो आप एक डॉक्टर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं कि इतनी यस। अच्छी आप कलाकारी करते हैं, लेकिन अगर एक पहचान चुनने को कहा जाए कि दोनों में से कौन सा जो पहचान आपको चुननी है, तो क्या चुनेंगे आप? पहचान मैंने चुनी नहीं, पर अपने आप आज की डेट में भी लोग मुझे राम नाम वाली शिवानी बोलते हैं और मैं उस चीज़ से सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्योंकि डॉक्टर बनी मैं, एक प्रोफेशनल लाइफ है हमारी और सोशल लाइफ उससे मेंटेन होती है, बट राम नाम वो एसेंस है कि जिसको मैं अब छोड़ना भी चाहूँ तो मैं नहीं छोड़ सकती। तो और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने बताया भी था, मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो उनके हस्बैंड से मैं कभी नहीं मिली डॉक्टर कम्युनिटी में ही। तो वो उनको इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि ये मेरी वो फ्रेंड है जो पेंटिंग्स बनाती है, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने बोला कि राम नाम वाली शिवानी। तो वो पहचान जब राम नाम लिया अपने आप, तो पहचान उसके साथ ही बन गई, तो मैं उसी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, डॉक्टर बनने का सपना बचपन से था या कोई ऐसी परिस्थितियाँ रही कि जिससे आप इस फील्ड में आ गई?
डॉक्टर वैसे मतलब कुछ एजुकेशनली अच्छा करना था, ये मेरी और घर वालों की इच्छा थी। पढ़ने में मैं सिंसियर थी, शुरू से अच्छी थी। मेरे दादाजी की बहुत इच्छा थी कि मतलब डॉक्टर बनाना है, तो मेरे ब्रदर और मैं हम दोनों डॉक्टर्स हैं। उसके बाद पेंटिंग की जैसे मैं बता रही हूँ, तो पेंटिंग कभी कुछ सोचा नहीं था मैंने कि मुझे कैसे करना है। इवन मैंने आफ्टर मतलब बिफोर 10th क्लास तक मैंने बहुत पेंटिंग्स बनाई। फिर 10th में पढ़ाई को सीरियसली लेना होता है, और उस टाइम घर वालों का भी एक माहौल था कि पेंटिंग बाद में भी कर लेना चाहे से, तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर मेडिकल कॉलेज में थोड़ा मेरा भी इंटरेस्ट कम था, तो आप मानोगे कि आज की डेट में सोशल मीडिया पे मैं इतनी एक्टिव हूँ, पर अपने कॉलेज के किसी भी कल्चरल फेस्ट में कहीं पेंटिंग में मैं आगे नहीं थी, क्योंकि एक वो पता नहीं इच्छा नहीं थी या जुड़ाव नहीं था उस समय। और उसी दौरान जैसे मैंने बताया कि मैं स्कूल के बाद आर्ट गैलरी जाया करती थी। वहाँ मुझे मेरे गुरु मिले थे, आर्ट के गुरु, जिनसे मैंने पेंटिंग करना नहीं सीखा, वो उनको सिखाना मतलब वो कहते थे आके बस इस स्टूडियो पे बैठ जाओ। तो यहाँ घंटाघर में ही उनका एक आर्ट गैलरी थी, और मैंने लगभग 6 साल में उनकी आर्ट गैलरी पे सिर्फ बैठी हूँ। अच्छा। सर बोलते थे कि मुझे सिखाना नहीं आता है, बट तुम बैठो और देखो। तो मैं देखा करती थी, और मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। मोर देन आर्ट वर्क, मतलब मैं कह सकती हूँ कि अगर आज आर्ट में मैं कुछ भी कर रही हूँ लाइक कला के क्षेत्र में, वो उनके आशीर्वाद की वजह से है। क्योंकि जब मैंने मतलब 10th तक मैं खूब गई, फिर मैंने जाना छोड़ दिया, और मेरे 10th के रिज़ल्ट के टाइम पे मैं मेरिट में आई थी, तो वो उनको था कि मैं क्या गिफ्ट लेके आऊँ। तो वो मेरे लिए हैंडीक्राफ्ट की एक छतरी लेकर आए थे, और बहुत सुंदर सी पिंक कलर की, और उन्होंने मेरे ऊपर खोल के बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी विद्या तुझे लगे। और मतलब उस समय होता है ना कि इस चीज़ का मायना मतलब मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन अब भी जैसे बहुत जब मैं राम नाम में इतना जुड़ी, तो मुझे लगा कि एक आशीर्वाद देना भी और मन से देना बहुत मायने रखता है। हम किसी को अपना लाइक धन भी नहीं देना चाहेंगे, कुछ भी नहीं, मतलब इतना इजीली हम किसी को नहीं देना चाहेंगे। उस समय पे विद्या जो अपने आप में बहुत एक प्रीशियस चीज़ है, लोगों को अर्जित करनी पड़ती है, इतने साल लगते हैं, और कोई इतना आराम से बोल के चला गया। तो ड्यूरिंग मेरे मेडिकल कॉलेज के ड्यूरेशन में उनकी सडन डेथ हो गई, और वो एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब उसके बाद मैं उस चीज़ को भूल नहीं पाई, मुझे क्योंकि मेरी उनसे जस्ट प्रीवियस डे पे बात हुई थी। तो सर ने यही बोला था कि यार मेरी एक इच्छा है कि तू आर्ट में कुछ करे, तू मतलब कला के क्षेत्र में कुछ करे, कि मेरी इच्छा है। और उसके अगले दिन जब ये हुआ, तो मुझे उस दिन से वो एक चीज़ स्ट्राइक कर रही थी कि अब वो बोले हैं, वो आशीर्वाद भी देके गए, तो कुछ तो करना है। तो तब शुरुआत हुई थी स्केच फॉर स्ट्रे पेज की। ओके। तो क्योंकि मुझे आर्ट करनी थी, आर्ट करने का एक रीज़न चाहिए था, और घर वालों को भी कन्विंस करना था कि मतलब होता है ना कि मैं, क्योंकि उस टाइम इंटर्नशिप हुई थी, तो सबका एक वो होता है कि अब आपको पैसे कमाने हैं, अब आपको अपने कन्वेंशनल फील्ड में रहना है। तो वहाँ पे घर वालों को बस एक रीज़न देना कि ये मैं करना चाहती हूँ, वो थोड़ा-सा मुश्किल था। और फिर मैंने जब ये बताया कि जब मुझे डोनेशन के लिए करना है, तो और ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि लोगों का हमेशा रहता है कि कुछ भी काम करो तो उसमें पैसा आना चाहिए। तो स्केच फॉर स्ट्रे डोनेशन कैंपेन था कि मैं जो भी स्केच बनाऊँगी, उसका सारा जो फंड होगा वो हम स्ट्रीट एनिमल्स के लिए फंडिंग के लिए रखेंगे। तो मैंने उस टाइम 3 कैंपेन्स किए थे स्केचेस के, और वो बहुत अच्छे थे। मतलब बेसिकली मैं बहुत संतुष्ट थी कि मैं आर्ट कर पा रही हूँ। उसी के जस्ट बाद मेडिकल ऑफिसर का जॉब मैंने लिया, ताकि घर वाले भी अब संतुष्ट रहें कि इकोनॉमिकली आप कुछ कर रहे हो, साथ में आप कुछ भी करो। अब मदर मना नहीं कर रहे थे कि ठीक है तुम कर सकते हो। पर शुरू का 1 साल थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि सबको ये था कि अभी से ही राम राम कर रही है, तो इसका तो मतलब थोड़ा सा अलग लग रहा है मामला। अभी राम राम क्यों करना है, एक वो एज फैक्टर लोगों ने डालना शुरू किया। और तब मैरिज भी नहीं हुई थी, तो घर वालों को ये मतलब दूसरे लोग बोलते ही हैं, तो मेरी मम्मी बहुत डरती थी, बट उन्होंने बोला कि ठीक है इसने मांगा है और सिंसियरली टाइम कुछ कर रही है तो करने देते हैं। तो और मैं हमेशा से यही बोलती थी कि अभी अगर मैं कुछ भी मतलब अगर पैसा कमाने की या कोई जॉब की कोई एज नहीं होती, अगर जैसे अभी आपने बताया अर्ली एज में भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने की या भगवान को याद करने की एक उम्र हमने बुढ़ापे से जोड़ ली, या आप सब काम से ख़त्म होके अब आप सोचो कि मैं फ्री होके वो करूँगी, वो मुझे थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा था। तो मुझे ये था कि धीरे धीरे राम नाम जो था, जो इतने समय से मेरे मन में था, पर आर्ट करने के रीज़न के साथ वो निकल कर आया। और जो जितना वो एक कहते हैं ना खुशी से फूला, वो मेरे गुरु की इच्छा थी, उसकी वजह से तो मैं हमेशा उनको याद करती हूँ। उनका नाम है स्वर्गीय श्री योगेंद्र सिंह जी राजावत। और मतलब जब भी कोई पूछता है ना कि कोई, जैसे अभी मैं वर्कशॉप्स भी लेती हूँ, तो बच्चों को लगता है कि हम एकदम पकड़ के ए टू जेड सिखा सकते हैं। सिखाना एक अलग बात होती है, और लाइफ के वो रियल एसेंस देकर जाना वो अलग बात होती है। जैसे सर का मैंने हमेशा से एक जो चीज़ सीखी कि पैसे का लालच उनको कभी नहीं था।
इकोनॉमिकली बहुत लाइक ग्रेट वो नहीं कर रहे थे अपने प्रोफाइल में, क्योंकि प्राइवेट सर जॉब था तो टूरिस्ट बिजनेस पे डिपेंड करता है वो। पर मुझसे उन्होंने शुरुआती कुछ महीने एक बहुत नॉमिनल फ़ीस ली थी। और मुझे आज भी याद है, जब लास्ट टाइम उन्होंने मुझसे फ़ीस ली थी ना, तो बहुत मजाक में उन्होंने, मैं बहुत छोटी थी, पर उन्होंने बोला कि आज मेरी जेब में पैसे नहीं है इसलिए मैं ले रहा हूँ, पर आगे से मतलब कि वो मतलब एक होता है ना कि एक बच्चे से जुड़ाव हो जाता है, तो वो कहते हैं तुम आ जाते हो बस मेरे लिए उतना ही बहुत है, क्योंकि मेरे घर से घंटाघर तक जाना और मैं साइकिल पे जाती थी उस टाइम, तो उनके लिए, और कोई बच्चा नहीं था वहाँ पे क्योंकि माहौल थोड़ा ऐसा था, तो यूजुअली बच्चे आते नहीं थे। तो उस डिफरेंट माहौल में उनका एक हमारा कोई लाइक फैमिली बैकग्राउंड में कोई कनेक्शन नहीं था, बहुत एक एब्रप्टली कनेक्शन बना, और वो इतना डीप बन गया कि उन मतलब उनके आशीर्वाद से मैं कह सकती हूँ आज लाइफ मतलब राम नाम की तरफ आ गई, कला अपने आप एक एसेंस में आ गई मेरे लिए। आप पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टरी वो चीज़ है जो विज्ञान की कसौटी पर चलती है, जहाँ हर चीज़ विज्ञान के आधार पर मापी जाती है। दूसरी तरफ राम नाम की यात्राएं जो विश्वास पर चलती हैं। दोनों में क्या आप जो है इसका प्रभाव मानते हैं, क्या फ़र्क मानते हैं इन दोनों में? ओके, सो जैसे कि प्रोफेशन से मैं डॉक्टर हूँ, तो ऑब्वियसली साइंस बैकग्राउंड हर चीज़ ट्राई एंड टेस्ट करने की हमेशा इच्छा रहती है। और राम नाम को भी जैसे जब मैंने शुरू किया था, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतने लाख में राम नाम लिखा है, क्या मिल गया? पर जब भी हम कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं ना, तो चीज़ें उस तरीके से नहीं मिलती। तो मैंने हमेशा राम नाम लिखा एक ग्रेटिट्यूड के साथ कि मैं लिख पा रही हूँ, मेरे लिए उतना बहुत है। अब जैसे बात करें हम साइंस और विश्वास की, तो साइंस भी अपने आप में विश्वास पे ही चलता है। जैसे हम साइंस के पुराने जितने भी लॉ पढ़ेंगे, वो ऑब्वियसली रिसर्च बेस्ड हैं, पर हम किसी के विश्वास पे उसको मान रहे हैं। जब बुक्स में हम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, स्कूल में साइंस पढ़ते हैं, हम एक चीज़ रिसर्च, हर एक एक चीज़ को रिसर्च करके नहीं देखते हैं, हम जिसने जो लिखी है उस टेक्स्ट को मान लेते हैं क्या उन्होंने सही बोला है। तो स्पिरिचुअलिज्म में भी तो वही है कि अगर आप एक एनर्जी सोर्स को मानते हो, जो भी आपका एक कनेक्शन है, कोई गुरु को मानते हो, गुरु को मानना भी तो विश्वास के साथ ही शुरू होता है। अगर मैं डाउट के साथ करूँ तो शायद कभी वो कनेक्शन नहीं होगा और गाइडेंस भी अपने आप नहीं मिलेगा। पर हीलिंग के लिए या एक ओवरऑल वेलबींग में स्पिरिचुअलिज्म मेरे लिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि फिज़िकल हीलिंग समय ले सकती है, बट स्पिरिचुअल हीलिंग आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोटिवेशन दे सकती है। जैसे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो हम लोगों का एक कॉमन रहता है ना कि फ्रैक्चर हुआ है, और मेरा तो ओटी भी हुआ था। तो पेन ऑर्थो के साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग पेन को ही 3-3 महीने तक बताते रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल उस चीज़ को लेके कि ओटी से पहले 1-2 दिन तक, क्योंकि जस्ट फ्रैक्चर हुआ था, ओटी से पहले मुझे डेफिनेटली पेन फील हुआ, बट मैंने पूरे ड्यूरेशन में, उस 3 महीने के ड्यूरेशन में कभी पेन किलर नहीं खाई, एक भी। और ये ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ऐसे कुछ बड़ा दिखाना था कि मैं दर्द सहन कर सकती हूँ, पर मुझे दर्द महसूस ही नहीं हुआ। अ, और एक होता है ना कि जब जिस दिन फ्रैक्चर हुआ, मतलब मेरे हाथ की स्थिति ये थी कि मेरा नीचे का लिम्ब जो था वो लटका हुआ था, मैंने दूसरे हाथ से होल्ड किया था, पर उसके बाद ही इतने राम नाम में लिख पाई। और आज की डेट में ये सब राम नाम की जो जर्नी थी, ये उसके बाद की है, मतलब उससे पहले कुछ नहीं था, और राइट हैंड का है जिससे मैं हज़ारों में लाखों में राम नाम लिखती हूँ। तो मैं लिख सकती हूँ बिना दर्द के साथ। और आज भी आप सोचो, अपन कॉमनली देखते हैं ना कि किसी का कोई छोटा इंजरी भी होता है तो वो बताते हैं कि अभी हम इतना कुछ काम करते हैं तो हमें दर्द शुरू हो जाता है। भगवान की कृपा से इतने लाख राम नाम मतलब मैं 5-5 घंटे लगातार लिख सकती हूँ आर्ट में इंक्लूड होते हुए, और मुझे कभी दर्द महसूस नहीं होता। तो ये ऑटोमेटिकली वो हीलिंग ही तो है, या एक्स्ट्रा एक एनर्जी है जो मुझे भगवान ने दी है, या जो भी हम हाईएस्ट एनर्जी को मानते हैं। जैसे मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, तो जब राम लिख के बनाती हूँ, मेरी हमेशा से एक इच्छा होती है कि आप जिस भी जैसे मतलब मेरी आर्ट वर्क क्यों बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को, तो मैं हमेशा बताती हूँ मैं ब्यूटी से ज़्यादा भाव पे फोकस करती हूँ। तो जैसे अगर हनुमान जी, मुझे कोई भजन हनुमान जी बनाना है, तो एक एक एलिमेंट उस चीज़ को बताएगा। तो इमोशन अगर आप फील कर पा रहे हो तो ब्यूटी होती है प्रेजेंट, बट वो सेकेंडरी हो जाती है। तो मेरा हमेशा बस एक, जो अपन भगवान से मांगते हैं, अपन ह्यूमन है, हमारा लालच हमेशा रहता है, तो हम मांगते हैं। तो मैं हमेशा ये मांगती हूँ कि बस पेपर पे, जब मैं प्लेन पेपर से शुरू कर रही हूँ, आपको आना है, आपकी इच्छा से आना, मतलब आप जिस भी रूप आना चाहो आपको आना है, बट आप आना है। और उसके बाद सोचो, जब 2 महीने में वो आर्टवर्क बना रही हूँ, मैं उस प्लेन पेपर से उनको जब बनता देखती हूँ और वो आइज़ और सब फीचर्स बनकर आते हैं, तो एक वो रियल कृपा महसूस होती है। इसीलिए जैसा आपने बताया कि डॉक्टर वाला नाम ज़्यादा पसंद करोगे या राम नाम वाली शिवानी, तो मैं राम नाम वाली शिवानी हमेशा पसंद करूँगी चूज़ करना। उसका रीज़न वो है। अच्छा, जब आप पेंटिंग बनाती हैं, ये जो कला
कितने कितने एक बनाने में कितना टाइम लग जाता है, कितने राम नाम जो है उसमें लिखे जाते हैं, और जो उसकी बारीकियां हैं वो सारी राम नाम से ही लिखी जाती है या उसमें कुछ और भी आर्ट वर्क किया जाता है? मेरा जैसे जो राम नाम लिखने का तरीका है वो फाइन राइटिंग में है, तो मैं हमेशा बहुत छोटा एक ही साइज़ रखती हूँ, उसी से पूरा आर्टवर्क बनता है। और कहीं भी कलर नहीं करूँगी, तो जहाँ भी मुझे कलर दिखाना है वो राम नाम लिख के ही दिखाना है। तो जैसे जब शुरुआत होती है कि आपको कितने राम नाम लिखने हैं, इसका कोई फिक्स नहीं होता, बट एक पेपर साइज़ से डिसाइड हो जाता है। जैसे अब मुझे पता चल जाता है कि एक A5 साइज़ का पेपर है, तो मैं लगभग 8 से 10 हज़ार राम नाम उसमें लिख सकती हूँ डिटेलिंग वाइज। A4 साइज़ में उससे डबल लाइक 15 से 20 हज़ार तक, और A1 या जो चार्ट साइजेस होते हैं उसमें 1 लाख से 1.5 लाख, अगर मैं बहुत डिटेल आर्ट वर्क कर रही हूँ तो उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। पर मोर देन शब्द जो है ना, जैसे ये नंबर जो है जो मैंने इंक्लूड किया है, वो सिर्फ बहुत सारे लोगों को, क्योंकि अब अगर मैं आर्ट वर्क राम नाम लिख के बना रही हूँ तो वो लोगों के लिए डिस्कशन का पॉइंट नहीं रहेगा, लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। पर अगर एक शब्द रहेगा, अच्छा 1 लाख राम नाम लिखें, तो लोग हमेशा वो लाख और वो नंबर्स के पीछे आते हैं। तो नंबर सिर्फ उन लोगों को एक अट्रैक्शन देने का तरीका है ताकि वो राम नाम से जुड़ सकें। तो जैसे राम दरबार वाली जो आर्टवर्क है वो मेरे प्रोफाइल से सबसे ज़्यादा वापस रिक्रिएट की गई आर्टवर्क है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी बनाई। और मेरे लिए मतलब मेरा रियल विन तो वही है ना, क्योंकि जब मैंने बनाया कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट अगर मैं किसी को मोटिवेट कर पाई राम नाम लिखने के लिए, पैसे के लिए नहीं या मतलब दूसरी चीज़ों में नहीं, और इस चीज़ के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। सेकंड, मैं हमेशा जैसे मैंने आपको बताया मैं भाव पे बहुत फोकस करती हूँ। और जो वर्कशॉप्स मैं कंडक्ट करती हूँ उसमें भी मैं हमेशा बताती हूँ, लोगों को ये लगता है कि हम राम नाम लिखेंगे तो थक जाएंगे, तो हैंड्स जो है वो मेरे लिए थर्ड एलिमेंट होता है राम नाम लिखने में। तो हम 3 to 1 पे जाते हैं, मैं एक छोटा सा एलिमेंट मेरा बताना चाहूँगी। थर्ड जो है हमारा हैंड, तो अब मेरे लिए हैंड्स जस्ट एक टर्शरी है। अगर मैं अभी जैसे मैं ब्लैंक दीवार पे भी राम नाम लिखना चाहूँ, मैं मेरे मन में भी लिख सकती हूँ। सेकंड होती है आइज़। आइज़ मेरे लिए होती है उस इमोशन को फील करने के लिए। तो जो भी मैं थ्रू आउट उस पेपर पे लिख रही हूँ, क्या मैं उसे महसूस कर पा रही हूँ, क्या वो भाव रह रहा है स्थिर, प्लस आइज़ कि दूसरा जो देखने वाला देखेगा वो उस भाव को महसूस कर पाएगा या नहीं। तो आइज़ इज़ अ सेकंड एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड जो होता है वो है हमारा ब्रेन, जहाँ से हम इंटेंशन सेट करते हैं कि जैसे अब कोई भी काम करना है तो हमारा एक रीज़न होता है कि क्यों करना है, ठीक है। यहाँ इंटेंशन ये होता है कि आप अगर भाई हम हमेशा चाहते हैं हम बेहतर बने, राम नाम के साथ भी अगर मान लो मैं एंगर या किसी के लिए कुछ गलत भावना या कुछ गलत काम अगर लेके चल रही हूँ, तो मेरा काम जो एक है ना वो सिद्ध नहीं होगा कभी। तो हमेशा फर्स्ट वो होता है इंटेंशन कि मुझे कोई लालच उसमें नहीं रखना है। मेरा कभी नहीं होता कि अच्छा ये इतने से बनेगा तो मेरे को कितने में बेचना है। मतलब मोस्टली आर्ट वर्क्स में सेल भी नहीं करती हूँ। जैसे आपको बताया मंदिरों पे हम डोनेशंस के लिए रखते हैं, या कहीं पे जहाँ मंदिर चढ़ जाए तो मेरे लिए वो बेस्ट मतलब मेरा है। तो वहाँ इंटेंशन सेटिंग होती है कि आप क्या जो भाव आप भगवान से मांग रहे हो, मांग नहीं रहे हैं, बट क्या वो बन पा रहा है, और उसका एक थ्रू आउट मतलब समझो अब 2 महीने अगर मैं उसी इंटेंशन पे हूँ तो वो ब्रेन का काम है। तो इस तरीके से हम चलते हैं। और मेरा हमेशा इमोशन डिसाइड करने के पीछे का रीज़न रहता है कि आर्ट वर्क अपने आप, जैसे अभी मैं बताती हूँ कि जैसे भजन हनुमान जी मैंने बनाए, भजन हनुमान जी और एक रियलिस्टिक आर्ट फॉर्म, दो मैं वेराइटीज़ पे काम करती हूँ। तो रियलिज्म होता है जिसमें आप एकदम चेहरा छवि रियल टाइम में महसूस कर सकते हो, जैसे जो कपड़े बने हैं आपको वो उभरे हुए फील होंगे, जिसको हम हिंदी टाइपोग्राफी 3D कहते हैं। सेकंड आती है भाव आर्ट, जिसमें चेहरा क्लियर नहीं है, लाइक आई आपको आईज फेस कुछ महसूस नहीं होगा, सिर्फ फेस की एक आउटलाइन है, बट स्टिल आपको इमोशन फील हो जाएगा कि हनुमान जी मान लो भजन में तल्लीन है, तो उनकी बॉडी, उनका पॉस्चर, उनके कपड़े अगर हैं, तो वो एक एलिमेंट जैसे होता है ना कि उस भजन में अगर झूम रहा है तो वो एलिमेंट उसमें मैं रखती हूँ। सेकंड, जैसे टेल एलिमेंट अगर मान लो है, तो मैंने जैसे एक आर्ट वर्क में बैल ऐड की थी कि उनकी जो टेल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट शरीर का एक अंग है, वो भी भजन में उतना लीन है कि वो घंटी बजाने लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इन्वॉल्व है। तो बेसिकली जब भाव आने लगता है तो मेरे लिए भी वो सिर्फ एक ड्राइंग या पेंटिंग नहीं रहता है, उसके बाद वो उसका मीनिंग, उसके मायने बदल जाते हैं। अच्छा, ऐसा कोई हर व्यक्ति के जीवन में एक मोड़ आता है, तो आपके जीवन में भी ऐसा कोई मोड़ आया जिसने सबसे ज़्यादा आपको इस फील्ड की ओर प्रेरित किया हो, राम नाम की तरफ? राम नाम की तरफ तो देखो मोड़ तो ऐसे मोड़ ज़रूर आए जिससे और ज़्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ बढ़ा। राम नाम की तरफ तो मैं अपनी मदर की वजह से आई, क्योंकि मैंने हमेशा उनको मतलब जो भी उनके घरेलू काम, वो छोटा पार्लर मतलब उनका जब वो पार्लर चलाते हैं वो हमेशा राम नाम करते रहते हैं, उनके मुंह में राम चलता रहता है। जी। तो वो हमेशा बताते थे, वो एक हमारे अपने जो कहावत है ना कि हाथ काम मुख राम,
तो हाथ में काम चलता रहना चाहिए, मुंह में या मन में राम चलता रहना चाहिए, ताकि आप अपने आप किसी के लिए गलत बोलोगे नहीं, आप बिजी रहोगे और आपका दिमाग भी अपने जिस काम में है उसमें फोकस रहेगा। राम नाम जब मैंने लिखना शुरू किया तब मेरा हनुमान जी से जुड़ाव उतना ज़्यादा नहीं था, पर धीरे धीरे जैसे जब आर्ट वर्क्स बने, अपन कहते हैं ना कि 2 साल 3 साल लगे मुझे, पर और हमेशा हमको दुख में समझ में आता है कि एक सामने वाले व्यक्ति की अहमियत क्या है। तो एक समय मतलब अभी लास्ट ईयर की ही बात है, जब मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले तक भी मैं हनुमान जी को मतलब अब हमारा मतलब एक मेरा रिलेशन ये है कि मेरे लिए हनुमान जी वो हैं जो मुझसे बड़े हैं और मुझे बेसिकली सराउंड करते हैं, मुझे सेव करते हैं। तो एक होता है ना कि जब बुरा समय आता है या कुछ मैंने अच्छा किया और कुछ गलत हो रहा है, तो मैं उनसे बहुत ओपनली और ऐसे कह सकती हूँ कि मतलब ये है, मुझे मदद चाहिए। उससे पहले मैंने कभी नहीं। तो हुआ ये था, हमारे घर की बालकनी जो है मेन रोड की, पूरी बालकनी एक साथ गिरी और मेरे ब्रदर उसमें नीचे दब गए थे। अब उसमें अगर मैं मेरा अगर क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर टूटना होता तो मुझे गुस्सा आता कि मेरा भाई जो बहुत मतलब वो बहुत सीधे हैं व्यवहार से, उनका रहन सहन सब कुछ बहुत सिंपल है, उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो एक वो होता है ना गुस्सा आ सकता है पहला। लेकिन उस इंसिडेंट से जस्ट 10 मिनट पहले मैं, मेरी डॉटर, मेरी मदर और मेरे ब्रदर, हम चारों उस बालकनी के नीचे बैठे थे। जस्ट 10 मिनट पहले उनके पेशेंट आए, हम सारे लोग अंदर गए, पेशेंट को उन्होंने ड्रॉप किया है बालकनी गिरने के 2 मिनट पहले जस्ट। उसके बाद जब ये इंसिडेंट हुआ और पूरी की पूरी बालकनी एक साथ गिरी, जो सीसीटीवी में मतलब जब देख रहे हैं ना तो इतना धमाका जैसा वो धुआं दिख रहा है कि कुछ कोई नहीं दिख रहा नीचे। तो जब हॉस्पिटल भी लेके जा रहे थे उनको, हाथ में फ्रैक्चर हुआ, पाँव में, पाँव तो पूरा लटका हुआ था, मतलब हम पकड़ के लेके गए, ये स्थिति थी। तो सबने जिन्होंने देखा ना रोड पे, तो उनका यही था कि इससे कोई बचेगा या नहीं बचेगा, इस पे भी डाउट है, मतलब बचना बहुत मुश्किल है, इसमें से अगर कोई बच जाए तो वो चमत्कार वाली बात है। अब मेरे लिए बिलीफ कैसे स्ट्रांग होता है, जब ये हुआ मतलब हमें ऐसा लगा कि कोई टैंकर भिड़ा, इतना धमाका हुआ, तो हम दौड़ के, मैं, मेरे फादर, हम लोग दौड़ के गेट की तरफ आए, तो गेट से हमको बाहर वो पूरे पत्थर गिरे हुए दिख रहे हैं। बाहर निकल के देखा तो ब्रदर नीचे हैं, बट विद इन सेकेंड हम दौड़ कर बाहर आए और विद इन सेकेंड ही 200 लोग, मतलब लगभग 200, मैं बता रही हूँ 150 से 200, जो क्योंकि मतलब मैं जहाँ देख रही हूँ मुझे लोग दिख रहे हैं, उतने अच्छा। लोग घर के बाहर उस मेन रोड पे खड़े थे, क्योंकि इतने पत्थर अगर हटा के किसी को निकालना एक जने के लिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। विद इन सेकेंड्स उनको बाहर निकाला गया, हॉस्पिटल ट्रांसफर। तो उस समय पे ये था कि ठीक है आपने अभी बचा लिया है, इसका मतलब सब हो जाएगा सही। मेरे फादर ने भी उस टाइम पे बोला कि मतलब वो डरते बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से, तो जब ये हुआ ना उन्होंने बोला कि यार बुरा तो बहुत हुआ, मतलब फिजिकली जितना बुरा होना सकता था हो गया, लेकिन जी दुख नहीं पाया, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका एक वो विश्वास था और मुझे इतना विश्वास था कि अगर आपने अभी बचा लिया है तो आगे तो सब सही ही होना है। अब जब हम हॉस्पिटल लेके गए, पीछे सिर फटा हुआ, मतलब जो इंजरीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सब थी। पत्थरों से निकाला है तो वहाँ पे यूएसजी वगैरह सब चेक करते कि इंटरनल कोई ऑर्गन में डैमेज तो नहीं, कुछ नहीं था, कोई हेड इंजरी इंटरनल नहीं हुआ, एक्सटर्नली बहुत टाँके वगैरह सब कुछ आए। फ्रैक्चर हुआ मेजर टू मेजर, मतलब रेडियस अल्ना पूरी टूट गई, नीचे पाँव में पूरा टूट गया, ओटी होना था। अ, तो हमने कहा कि इंजरी तो हुई है बट स्टिल मैनेजेबल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ पे जब उनका ओटी प्लान हुआ तब भी मतलब एक होता है ना कि मेरे ब्रदर ओटी से डर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि तुम डरो मत, तुम्हारे साथ कोई जाएंगे, ठीक है, मतलब उस टाइम मुझे विश्वास था कि आप होगे वहाँ पे, कोई शक्ति है जो साथ में साथ जाएगी। जाएगी। और मतलब मैं पूरे विश्वास से बोल रही हूँ कि मतलब जाएंगे, मतलब जाएंगे, इसमें ऐसे वो नहीं है कि नहीं जाएंगे, जाएंगे, तो आप डरो मत, ठीक है। तो अब ये बात है कि जो ओटी जहाँ पे जिस फ्लोर पे है, मैं वहाँ पे ज़िंदगी में कभी नहीं गई, ठीक है। और जस्ट ओटी से प्रीवियस डे पे जब मैं मेरे भाई को बोल के आई हूँ ना, तो मुझे सपने नहीं आते, मैं एकदम ब्लैंक सोती हूँ, मैं कोई विजुअलाइजेशन नहीं करती कभी, ऐसा इमेजिनेशन कि भगवान की कोई ऐसी मूर्ति मुझे ज़िंदगी में पहले कभी दिखी हो। मुझे एक छवि दिखी, ठीक है। अब ये हो जाता है ना, ये वो बात है कि अगर मैं बता रही हूँ तो जो मेरे जैसा स्पिरिचुअली लिंक व्यक्ति है ना वो उसको महसूस करेगा, दूसरे लोग सोचेंगे कि ये अब थोड़ा वो पागलपन वाली बातें कर रहे हैं। मुझे एक छवि दिखी, मुझे उसके साथ एक मंत्र दिखा जो उसी छवि के साथ था, और वो मंत्र कुछ दिनों पहले से ही मुझे रैंडमली कहीं से दिखा था और मैं उसका जाप कर रही थी, ठीक है। और इंसिडेंट से भी मतलब प्रीवियस डे पे मतलब मैं एक एक घंटे, मेरी मदर बोल रही थी कि तू कर क्या रही है, मैं एक एक घंटे घूम रही हूँ और मैं सिर्फ वो चैंट कर रही हूँ, ठीक है। अब वो मुझे दिखा लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मतलब इतना मैंने एनालाइज नहीं किया क्योंकि हम हॉस्पिटल के दौड़ भाग में थके हुए भी होते हैं। नेक्स्ट डे जब हम ओटी जाते हैं, जब हम वार्ड से रवाना हुए थे, मैंने ब्रदर को बोला था कि तुम्हारे राइट साइड में वो होंगे, मतलब इतना मेरा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। और जब हम वहाँ ओटी फ्लोर पे पहुँचे ना, ये रियल बात है,
हनुमान जी की वो छवि जो मैंने देखी, मतलब जो मुझे महसूस हुई, मुझे नहीं पता वो क्या था, और वही मंत्र जो मुझे मन में आया वो वहाँ लिखा हुआ था। अब जब वो दिखे ना उस, और वहीं उसी राइट साइड में जहाँ मैंने उनको बोला, तो मैं इतना अश्योर हो गई कि अब तो मतलब सब ठीक है, अब कोई गलत कुछ हो ही नहीं सकता। ओटी में लेके गए, विद इन आधे घंटे हमें वापस इन्फॉर्मेशन आई कि ओटी कैंसिल करना पड़ रहा है। उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 से फॉल कर गया। 80 से फॉल होना मतलब रेस्पिरेटरी, तो वो सोच उनने सस्पेक्ट किया कि कुछ लंग्स में भी ट्रॉमा हुआ है जो पता नहीं चल पाया। तो फिर से घर वालों को एक डर, लेकिन उस पूरे समय में कहीं भी वो एक होता है ना कि मतलब जब भी देखो स्पिरिचुअलिज्म या धार्मिक ये चीज़ होती है ना, कभी भी संदेह नहीं आता है उसमें। तो मुझे ये था कि अगर ये चीज़ हो भी रही है तो कुछ गलत से बचाया जा रहा है, तो मैंने कहीं भी उस चीज़ में मुझे डाउट नहीं था कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या इतना क्यों। तो मुझे उन पे ट्रस्ट था कि मतलब जब तक आप हो कुछ गलत नहीं हो सकता। और वही विश्वास जो मैंने उनके लिए रखा ना, मैं जैसे मेरे घर में मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे पेरेंट्स को मेरा सबसे छोटा होने के बाद भी मतलब मुझ पे उतना वो विश्वास था कि भाई ये है तब तक कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये मेरे लिए बहुत वो मतलब एक बड़ी बात है कि समझ रहे हो, जैसे परिवार में सबसे छोटी हूँ लेकिन हेल्थ कंडीशन कुछ भी अगर गड़बड़ होगी तो उनको ये रहेगा कि अगर मैं हूँ वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो ऑटोमेटिकली वो कहते हैं ना, वो विश्वास ट्रांसमिट होता आया। और जो व्यक्ति मतलब मेरे ब्रदर आफ्टर ओटी छुट्टी होगी 1 महीना तक बेड रिडन थे वो। अब 1 महीना तो बेड रिडन जो व्यक्ति जो पाँव पे खड़ा नहीं हुआ, 31वें दिन वो व्यक्ति सीधा 2 पाँव पे खड़ा हुआ है। और अपना मतलब सब काम उन्होंने मतलब सीधा, उनको ये था, मैंने हमेशा उनको बोला कि तुम सीधा खड़े होगे, तुम मतलब वो नहीं है कि अपन बीच में बहुत वो सफ़र कर रहे हैं अच्छा, जो पहले ही बता दिया था आपने। ये मतलब मैंने उनको बोला ना, मैंने कहा देखो हीलिंग ओटी वोटी सब हो गया, सब बढ़िया हो गया, तो अब जो है ना तुमको सिर्फ उनसे मतलब एक वो रखो कि सब ठीक है। और रीज़न ये था कि देखो जब ये सब इंसिडेंट हुआ ना, मेरी बनाई हुई एक हनुमान जी की फ़ोटो भैया की क्लिनिक में है। तो मतलब एक होता है ना, मुझे ये था कि जब हुआ और हमने सीसीटीवी वीडियो भी देखा फुटेज, तो जो भी जिस भी रीज़न से बालकनी गिरी उसमें नहीं समझ सकते, बट वो जिस तरीके से गिरी ना, तो मतलब एक साथ पूरी बालकनी नीचे आई है, ठीक है। तो हमारे लिए तो ऐसा कि जब वो बालकनी नीचे भी आई है, किसी ने तो संभाली है उसके स्पीड को, उसके प्रेशर को, कि वो व्यक्ति बच पाया। क्योंकि मतलब 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी जब घर आके सब वो देख रहे थे ना, तो उन्होंने बोला इसमें से कोई बच कैसे गया, वो क्वेश्चन था। 1 महीने बाद वो खड़े हुए हैं, उसके बाद उन्होंने चलना सब कुछ 31वें दिन से सब शुरू हुआ है। और हम उसी के बाद मेरे घर में एक शादी थी तो हम लोग गए थे वहाँ पे, वही डॉक्टर थे जो ओटी में थे, वो मेरे ब्रदर को देख के कंफ्यूज हो गए कि ये लग तो मेरा पेशेंट रहा है पर ये इतना जल्दी और वो क्योंकि सब ओके आज की डेट में उनको देख के लगता नहीं कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, एकदम ओके थे, चल रहे हैं आराम से। तो आके बात करी तो उनके लिए भी वो एक सरप्राइज एलिमेंट था कि इतना जल्दी तुम चलने भी लग गए और एकदम ना सब कुछ हेल्दी हीलिंग, वेट लूज भी हुआ था वो भी सब कुछ क्विक, क्योंकि इतना जब इंजरी होती है तो बॉडी पे बहुत स्ट्रेस रहता है, तो सब कुछ क्विक रिकवरी होगी। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब कहते हैं ना प्रूफ मांगते लोग, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने दे दिया जब, क्योंकि जैसे हम 2 भाई बहन हैं, तो मेरे ब्रदर ऑब्वियसली फैमिली में हम लाइक परिवार ही सबसे मेन रहता है मेरे लिए। तो मैंने हनुमान जी से मेरे लिए कभी कुछ नहीं मांगा कि मुझे ऐसा कुछ, ना उन्होंने ऐसी स्थिति कभी आने दी। पहली बार ब्रदर के लिए मुझे ये था कि वो ठीक होना चाहिए। तो उस समय जितना उन्होंने मतलब जो सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कहें अपन, वो अपने आप मतलब मेरा विश्वास कहते हैं ना 10x 100x हो गया, वो था। और लोग बोलते हैं कि हीलिंग, अच्छा अगर कोई क्वेश्चन करे कि आप ठीक तो अपने आप ही हो जाते, बिल्कुल होते। ओटी ने सब कुछ किया, लाइक साइंस की तरफ से सब कुछ परफेक्ट हुआ, बट हमने ऐसे भी इंसिडेंट तो देखे हैं ना जहाँ एक नॉर्मल एक्सीडेंट होता है और स्कूटी से चलता आदमी हेड इंजरी होके और लाइक सडन डेथ भी हो सकती है। लाइक सडन डेथ के लिए आपको कोई बहुत सीवियर कुछ होना ज़रूरी नहीं है, डेथ कैसे भी आ सकती है। तो लाइक प्रिवेंटेबल वो वही विश्वास वाली बात है। तो मेरे लिए तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। और बाकी जो धीरे धीरे लोग इस चीज़ को सुनेंगे, जब वो स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे ना, तब वो रियल टाइम में ये चीज़ महसूस कर पाएंगे शायद। थोड़ी सी बचपन पे बात कर ली जाए। बचपन में कैसा स्वभाव था आपका? शरारती था या सीधे साधे बच्चे की तरह थे? मैं सीधी थी बट थोड़ी मतलब क्रिएटिव थी शुरू से। मुझे मेरे घर में चूहा बोला जाता था। अच्छा। क्योंकि मैं कटिंग बहुत करती थी, मैंने अखबार बहुत काटे अपने बचपन में। देखो फ़ोन तो अभी आए हैं तो मुझे हमेशा जैसे लोग बोलते हैं ना, अब पिंटरेस्ट पे या गूगल पे इंस्पिरेशन देखते हैं कि क्या बनाना है। मैं करती थी न्यूज़पेपर की कटिंग, तो मेरे बहुत सारे डायरीज़ में कलेक्शंस होते थे। फिर कुछ बनाने का मन करता था तो उसमें से मैं ढूंढा करती थी। तो उसको कटिंग करने के लिए पहले घर में बहुत सारा स्क्रैप बनेगा,
पर मतलब जैसे मेरी मदर को हमेशा से ये था कि ये कबाड़ बनाती है, कुछ ना कुछ करती है, बट उससे अच्छा कुछ यूटिलाइजेशन कर ही लेती है, वो उनको हमेशा से विश्वास था। जैसे जब मुझे कपड़े काटना ये सब भी बहुत पसंद था, तो बचपन में सबने लाइक गर्ल्स ने तो बारबी डॉल्स के साथ बहुत खेला है। मैंने लगभग 300 से ऊपर ड्रेसेस मेरी बारबी डॉल की हाथ से सिलकर बनाई थी, और सब ऐसे अलग अलग डिज़ाइनर। तो एनर्जी बहुत थी, पर मैंने कुछ ना कुछ उसको यूटिलाइजेशन में हमेशा से रखा, मतलब कुछ ना कुछ करती रहती थी, मैं खाली नहीं बैठती थी। जैसे स्कूल से भी मैंने आपको बताया, मैं 1:30 बजे लगभग फ्री होके आती थी, और मतलब 1 से 1:30 के बीच में, और फिर खाना वाना जस्ट खाया और हाथों हाथ 15 मिनट में चेंज करके मैं वहाँ क्लॉक टावर घंटाघर पे आती थी, और यहाँ से मैं 6 साढ़े 6 बजे तक मैं यहीं होती थी। मतलब डेली मेरा ये रूटीन था। संडे को जिस दिन छुट्टी है तो मैं पूरा दिन मतलब ऑलमोस्ट जब तक सर बैठेंगे मैं यहीं बैठी रहूँगी। और सर का थोड़ा सा ये था कि उनको ना आलस बहुत आता था ऐसे, तो वो नई पेंटिंग शुरू बहुत जोश में करते थे, शुरू करके 2-3 दिनों में रख देते थे वापस। तो मतलब वो प्रोजेक्ट फिर मेरा काम होता था कि जैसे ही मैं माहौल देखती थी कि आज सर का कुछ करने का मन है, तो मैं पीछे से वो ढूंढ ढूंढ के लाया करती थी कि ये आपने 2 महीने पहले शुरू किया था, अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो कई बार सर बोलते थे कि मतलब उनको भी होता है ना कि एक मोटिवेशन चाहिए होता है, तो मैं वो एक कांस्टेंट मेरी पोकिंग उनके लिए कुछ आर्ट वर्क कंप्लीट करने तक पहुंच जाया करती थी। अच्छा, बचपन में जब बचपन से लेकर अब तक में सबसे बड़ा इंस्पिरेशन किसे मानते हैं, प्रेरणा किसकी मानते हैं सबसे बड़ी? प्रेरणा देखो एक जने की नहीं है, फिर से बहुत सारे लोगों की है। जैसे सबसे पहले तो मेरे दादाजी की, क्योंकि उन्होंने मतलब एजुकेशन में हमारे फैमिली में सबसे पहले वो थे जिन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने लॉ किया, फिर वो कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर भी थे। तो मतलब दादा बताते थे कि जब वो मतलब जहाँ गांव से पढ़कर 5th का बोर्ड दिया था उन्होंने, उस टाइम पे ब्रिटिश रूल भी था, तो उनकी 5th की जो मार्कशीट है उसमें वो सब ब्रिटिश रनिंग में, मतलब जो मार्कशीट है वो यहाँ की नहीं है, वो वहाँ का सब ऐसा है। तो वो क्योंकि लाइक गवर्नमेंटल वो थे ना, तो वो ब्रिटिश में उनका वो सब ऐसे रूलिंग का था। फिर तो एजुकेशनली ऑब्वियसली मतलब वो हमारे इंस्पिरेशन रह गए, जब वो उन्होंने उतना कुछ किया, और उन्हें पढ़ाई का या कुछ भी क्रिएटिव अगर कोई करता था, पढ़ाई में कहीं भी मेहनत करो वो बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो जब भी स्कूल के रिजल्ट आते थे, मतलब मेरे मदर फादर से ज़्यादा मेरे दादा खुश होते थे। जैसे मैं पेंटिंग भी बनाती थी, तो मेरे घर पे सब पता होता था कि आज पेंटिंग का कंप्लीशन डे है। तो जब मैं वापस आती थी, दादा सबसे पहले तैयार होते थे कि अब मैं देखूंगा, क्योंकि कंप्लीशन तक मैं फ़ोटो वहीं रखा करती थी। तो वो हर एक एक चीज़ की बारीकी देखना, मेरे मतलब मेडिकल कॉलेज ड्यूरेशन तक वो थे, तो मेरा एक एक टाइम टेबल उनको पता होता था कि कब एग्ज़ाम है, कौन सा एग्ज़ाम है, मतलब तो वो बहुत मतलब एजुकेशनली और हर चीज़ में मोटिवेट करते थे। उसके बाद मेरी मदर, जिन्होंने मतलब मेरे हर एक रैंडम आइडिया को अच्छे से, मतलब उनको नहीं भी समझ आता तो वो सुनते हैं। तो मुझे ये लगता है कि देखो, समझ में आने के बाद सुनना ईजी होता है, नहीं समझ रहे हैं बट स्टिल वो बैठे हैं पास में और सुन रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो जो लोग बोलते हैं ना राम नाम लिखने का पेशेंस कहाँ से आया, वो मेरी मदर से आया। क्योंकि जैसे मुझे पढ़ाई करने में भी, जब मैं 11th-12th में थी, तो मुझे चाहिए होता था कि कोई मेरे पास बैठे। फिज़िक्स थोड़ी टफ लगती थी तो मैं मदर को पास बिठाती थी। अब मदर को फिज़िक्स नहीं समझ में आती तो भी वो 2 घंटा 3 घंटा बिना हिले मेरे पास बैठी होती थी। तो वो होता है ना कि बिना अपना वो स्वार्थ लगाए कि अच्छा इसमें क्या क्यों बैठे हैं इतना, वो पेशेंस उनसे आया। और उसके बाद जैसे जब भी मैं कुछ नया करती हूँ तो मैं हमेशा उन मतलब एक, क्योंकि मेरा ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्किल भी नहीं है, तो उनसे हमेशा मेरे सजेशन वगैरह चलते रहते हैं, और हर एक आइडिया को वो यस करते हैं। मतलब मेहनत को मेरी, अगर जैसे आज के डेट में सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट और खुश वो होते हैं, क्योंकि मेहनत एक वर्ड है जो मतलब मैं लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा जुड़ाव करते हैं। लोग बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क जैसे अभी के टाइम में लोग करना चाहते हैं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में हम थोड़ा सा हार्ड वर्क वाले हैं। क्योंकि स्मार्ट वर्क डेफिनेटली आपको लाइक अगर आप कुछ रेगुलर जो अपना डे टू डे लाइफ है उसमें आपको ईज़ दे देता है, बट मेहनत करके जो एक होता है ना कि आपने कुछ नया बनाया या कुछ एक रिजल्ट निकल कर आया, उसका एक स्वाद अलग होता है। जैसे जिसको रिसोर्सेज नहीं है, जैसे मैं बहुत कम रिसोर्सेज, जैसे अब कोई सोचता है कि राम नाम लेखन पे भी मैंने बहुत इन्वेस्ट किया होगा, मैंने आर्ट में बहुत कम रिसोर्सेज के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। तो वहाँ मैं मेहनत करना सीखी, इसलिए कभी लाइक मेरी फैमिली को भी इकोनॉमिकली बर्डन नहीं आया कि मुझे इसको कुछ एक्सपेंसिव मटेरियल्स देना है। मैंने जो मेरा पहला क्रेयॉन था 2003 में लिया था, वो डब्बा मेरे पास आज भी है, और उसके क्रेयॉन्स भी आज तक मेरे पास है। तो मैं उतना मतलब चीज़ों को संभाल के और यूटिलाइज़ करने में रखती हूँ। उसका डब्बा पुराना हो गया, पैकेजिंग में कोई उसके बाद कितने निकल गए, लाइक 2003 बहुत पुरानी बात हो गई। तो वो उनसे हुआ। और तीसरा मेरे गुरु डेफिनेटली, जिनकी ब्लेसिंग है और मैं आशीर्वाद में बहुत ज़्यादा मानती हूँ।
कि अगर कोई दिल से आशीर्वाद दे देना तो मैं वर्कशॉप में भी स्टूडेंट या जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं मोस्टली मुझसे बड़े होते हैं, तो मैं उनसे एक ही चीज़ मांगती हूँ कि मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना दुआ से लोगों की दुनिया बदलती है। मैं उस चीज़ को फील कर चुकी हूँ, तो मैं आशीर्वाद को बहुत मतलब मानती हूँ कि जहाँ भी आज हम हैं, पैसा मूविंग है, आता जाता रहेगा, लेकिन जो लाइफ वैल्यूज़ हैं जो ब्लेसिंग्स के साथ आती हैं वो मैं चेरिश करना चाहती हूँ मतलब। बचपन का कोई ऐसा इंसिडेंट जो आज भी मोटिवेट करता है, आपको याद आता है तो? बचपन का देखो मोटिवेशन तो मतलब इतना मैं नहीं सोचती थी, बट मैं बहुत मतलब मैं कह सकती हूँ कि जैसे जब मैं आर्ट के कांटेक्ट में सर के लिए आई थी ना, तो बहुत मतलब उस समय पे मैं अभी भी बोलती हूँ कि हॉबी जो वर्ड है वो तब एग्जिस्ट करता था। आज ना लोगों ने हर एक चीज़ को ऐड किया है कि कुछ भी काम करेंगे उससे पैसा आना चाहिए। एक एज के बाद वो चीज़ सही है, बट सोचो कि अगर 12-13 साल के बच्चे भी मतलब ये काम अगर इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम नहीं करें, तो कहीं ना कहीं वो जो हॉबी है ना वो मिस होती जाती है। तो मेरे लिए हमेशा से जैसे हमारे परिवार में ये कि हमने कभी कोई चीज़ को पैसे की वैल्यू से नहीं आने दिया, और अगर आपका काम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो पैसा भी ब्लेसिंग में अपने आप आ जाएगा, ये मैं मानती हूँ। तो जब वो मतलब होता है ना कि जैसे मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी शुरुआत में, हम्म। तो मोटिवेशन मेरी मदर ने हमेशा मुझे ये कहा कि कोई मतलब जैसे जब हम पढ़ाई में भी अच्छे नहीं होते तो आप मेहनत करो, आप उस चीज़ को छोड़ो मत, तो आप कर लोगे। जैसे मेरी इंग्लिश शुरू में अच्छी नहीं थी, इंग्लिश की वजह से मेरे हमेशा मार्क्स कटते थे। तो 10th क्लास में जब मैंने इंग्लिश में बहुत उस समय मेहनत की, तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 इंग्लिश में आए। और तब पहली बार मुझे ये लगा कि ठीक है, मतलब होता है ना कि मेहनत से फल मिलेगा, उस चीज़ का विश्वास मुझे आया। क्योंकि बिफोर दैट मतलब 8th क्लास तक मैं पढ़ने में अच्छी थी, बट उतना लग के मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी थी। तो जब 10th में ये हुआ ना, तब सडनली जैसे कह सकते हैं 11th-12th पे मेरे पेरेंट्स को भी 8th तक तो मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पढ़ाई में ये कुछ करेगी। तो जब वो जिला शिक्षा के यहाँ पे ऑफिस में हम लोगों ने रैंक देखा था, 8th में भी अंडर 50 कुछ थी। तो वो लोग उन लोगों के लिए सरप्राइज़ था कि अच्छा ये पढ़ती भी है थोड़ा, मतलब क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ वो ना चूहा वाला काम करती रहती थी। तो फिर धीरे धीरे तभी उन लोगों को लगा अच्छा ठीक है पढ़ाई में अच्छी है तो थोड़ा पेंटिंग को स्टॉप करते हैं और ये सब। लेकिन इस पूरे समय में बिना किसी प्लानिंग के सिर्फ एक होता है इंटेंशन प्योर रखने से चीज़ें मिल जाती हैं, हो जाती हैं। ये मुझे सबकॉन्शियसली मतलब मेरे अंदर था, और उसी ने मुझे मतलब जैसे आज यहाँ तक पहुँचाया है कि राम नाम मैं इतना लिख पा रही हूँ। लोग पूछते हैं आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, लाइक हर बार आर्ट में कुछ एक्सपेरिमेंट होता है, मुझे आज भी नहीं पता कि आइडिया कहाँ से आते हैं। मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो वहाँ से, और जैसे एक आर्ट वर्क हनुमान जी का कंप्लीट होगा, तब तक अगले के बारे में नहीं सोचूंगी मैं। पर जैसे ही वो ख़त्म होगा उसके अगले दिन मुझे एक हनुमान जी की छवि ऐसे मन में आ जाएगी कि अब ऐसा ऐसा कुछ बनाना है। तो आइडियाज़ इंस्पिरेशन भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो भी अपने आप होता है ना कि आशीर्वाद इच्छा से आ जाते हैं। तो अभी उस स्टेट में हूँ मैं। तो क्या कभी ऐसा लगता है कि मतलब डॉक्टर की जगह आर्टिस्ट ही बन जाना चाहिए था, ऐसा लगता है कभी? लगता है, बट मतलब ये नहीं लगता कि एक जॉब छोड़ के दूसरा करना चाहिए। जैसे सब लोग पूछते हैं कि अच्छा इतना आप राम नाम कर रही हो, आर्ट अच्छा कर रही हो, तो जॉब छोड़ना चाहती हो क्या? जॉब मैं अभी भी मतलब करना चाहती हूँ, क्योंकि उसके लिए भी इतने साल मेहनत की थी, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे वो देता है, ताकि आर्ट जो भी मैं करती हूँ वो मैं अपने डोनेशन फंड रेजर्स के लिए और बेसिकली फ्री ऑफ माइंड होके कर सकूँ। तो अपने आप वहाँ मेरा वो लालच वाला एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा कि जो घर चलाने के लिए या मेरी बच्चों की ज़रूरत के लिए जो पैसा है वो मुझे सर्विस से आ रहा है। उसके बाद आर्ट एक हॉबी की तरह, एक क्रिएटिविटी के लिए मैं उसमें फ्रीडम रखना चाहती हूँ। तो एट प्रेजेंट तो मैं दोनों ही साथ में करना चाहती हूँ, और बहुत मतलब ग्रेटफुल हूँ कि मेरी मदर की हेल्प की वजह से सब कुछ अच्छे से हो पा रहा है। तो डॉक्टर बनने का सफ़र की बात की जाए तो कितना कठिन रहा, क्या क्या जो है आपके सामने चैलेंजेस आए? डॉक्टर बनना कठिन तो देखो पढ़ाई की तरह से तो थोड़ा सा रहता है, क्योंकि जब हम थे तो उस समय मीडियम की भी थोड़ी सी दिक्कत आती थी। जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो आप सडनली इंग्लिश मीडियम की लैंग्वेजेस और बुक्स बहुत अलग होती हैं। प्लस मैं जैसे इतना जैसे मैंने क्रिएटिविटी बताई है, अब मैं बातचीत में बहुत कंफर्टेबल हो गई हूँ। तब मुझे थोड़ा सा दिक्कत ये आती थी कि मैं बातचीत करती ही नहीं थी बिल्कुल। हम्म। तो जैसे पढ़ाई आपने कर तो ली, इंग्लिश समझ ली, इंग्लिश मुझे आ रही है, सब कुछ है, बट वही चीज़ इंग्लिश में बोलना, मतलब वो मेरे लिए एक था पॉइंट जो मैं नहीं कर पाती थी। तो फर्स्ट ईयर में मुझे बहुत दिक्कत आई थी।
और नए दोस्त बनाना, मतलब अभी भी जैसे कॉलेज के बहुत सारे लोग जिनसे हम अब मिलते हैं तो मेरी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। कॉलेज में मैं उतना घुल मिल नहीं पाती थी सबसे, पर सबको मतलब, और फिर हमारा बैच भी बहुत बड़ा था, हम लोकलाइट थे, तो मैं मेरे ही काम में अलग ज़्यादा मस्त रहती थी। सेकेंड ईयर से धीरे धीरे जैसे मैंने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मतलब बात की, और मेरे साथ में जो कलीग थे उन्होंने भी मुझे बताया कि मैं करती अच्छा हूँ, बट मेरा रिजल्ट सिर्फ माइनस वहीं पे होता है कि मैं बोल नहीं पाती अच्छा। तो उसमें मेरी माइक्रोबायोलॉजी में एक मैम भी थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो जब मैं मतलब ऑब्वियसली बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो बहुत डरा हुआ होता है, तो उन्होंने भी बोला, और फिर उन्होंने बोला कि अच्छा इंग्लिश या हिंदी की अगर दिक्कत है पहले हिंदी से शुरू करो, फिर इंग्लिश बोलने की कोशिश करना साथ में। तो मैंने थोड़ा बोला, तो उन्होंने बोला तुम अच्छा बोल रही हो, कर सकते हो। देखो होता है ना, टीचर खुद एग्ज़ाम ले रहे हैं और एग्ज़ाम में ही आपको मोटिवेट कर रहे हैं। तो मेरी लाइफ में ऐसे छोटे छोटे मोटिवेशन बहुत आए जिन्होंने मुझे बदला। और आज मैं कह सकती हूँ कि लैंग्वेज पे मतलब इंग्लिश अभी भी ग्रामर वाइज मुझे उतनी शायद अच्छी नहीं आती है, बट स्पीकिंग के लिए या लोगों को अपनी बेसिकली लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि हम अपनी चीज़ किसी को समझा सकें, दूसरे की चीज़ हम समझ सकें। मेरी वर्कशॉप में मेरे पास यूएसए यूके के क्लाइंट्स हैं, मैकेडोनिया से एक पार्टिसिपेंट है, मतलब बहुत सारे वहाँ के लोग हैं। तो वो लोग मतलब वो मेरी इंग्लिश अगर समझ पा रहे हैं क्लास में और सारा हम काम अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आई गेस वो होता है ना कि मैं जहाँ स्ट्रगल कर रही थी वहाँ से यहाँ तक का आना भी बहुत मैटर करता है। पढ़ाई की जहाँ हम बात करें, देखो हम जब मेडिकल फील्ड में आते हैं, कोई भी ऐसे फील्ड में जाते हैं जहाँ पढ़ाई करके ही हम कुछ अचीव करते हैं, तो हम मेहनत करना सीख जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो प्रेशर ज़रूर होता है, बट वो प्रेशर आपको बहुत चेंज कर देता है। जैसे प्री पीजी में या फाइनल ईयर में भी जब इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सब बच्चों को बहुत प्रेशर लगता है। पर एक बार जब वो हो जाता है ना, तो आपको अपनी एबिलिटीज़ पता चलने लग जाती है कि अच्छा ये टफ़ लग रहा था बट हमसे हो गया। जैसे हम लोग सेकंड थर्ड सेमेस्टर में फाइनल ईयर के बच्चों को देखा करते थे जो सीनियर्स थे, कि मतलब होता है ना कि हम फाइनल ईयर्स में होंगे तो हमें वो इम्पॉसिबल लगता था कि एग्ज़ाम और इतने सारे वाइवा देने होंगे, ये लॉन्ग केस होगा ऐसा। पर जब वो हो गया उसके बाद लगता है कि उतना मुश्किल नहीं था जितना हम डर रहे थे। तो वो टफ़ वाले एग्ज़ाम्स भी मुझे लगता है कि हम मतलब एज स्टूडेंट लाइफ में और सब में कहीं ना कहीं होने चाहिए, ताकि आपको अपनी रियल एबिलिटीज़ पता चले कि आप और कितना कर सकते हो, आपकी क्या कैपेसिटीज़ हैं। और ब्रेन की कैपेसिटी तो देखो सबकी होती है, बस वो जो कहते हैं ना लगातार बने रहना। जैसे नीट या कोई भी जैसे आईआईटी के एग्ज़ाम बच्चे जो क्रैक करते हैं, उनका आप बताओगे तो वो हमेशा बताएंगे हम इतने घंटे पढ़ते थे और रोज़ पढ़ते थे। वो रोज़ वाला जो शब्द है वो उनके लिए होता ही होता है। तो अगर आप एक ही चीज़ रोज़ कर रहे हो तो आप कर सकते हो, और वो विश्वास हो जाता है सब बच्चों को कि जब एक बार क्रैक हो जाता है तो ईजी लगने लगता है। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के दौरान की कुछ ऐसी यादें, फ़नी मोमेंट जो आज भी याद आता है, ऐसा कुछ? फ़नी तो जैसे मैंने कहा ना, मैं उतना मतलब मस्ती में नहीं थी, पर मैंने मतलब मेडिकल कॉलेज में जब मैं आई, मेरे लिए वो भी मतलब एक ड्रीम की तरह था कि अपन कॉलेज में हैं और जोधपुर में ही है, मतलब जोधपुर में होना मेरे लिए बहुत वो था। और उसकी भी एक स्टोरी है कि जैसे जब नीट हुआ था तो आरपीएमटी हमारे टाइम में 2014 में पहली बार कुछ 47 ईयर्स या 50 ईयर्स के बाद कैंसिल हुई थी पहली बार। तो एग्ज़ाम जो था वो बार बार हुए रिपीट में होके, तो पहली बार जब एग्ज़ाम हो गया, काउंसलिंग हो गई, फर्स्ट काउंसलिंग में मुझे जोधपुर अलॉट हो गया कॉलेज। अलॉटमेंट आया शाम को, और कल सुबह रिपोर्टिंग करनी थी, रात में जो था एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, रद्द हो गया कि अब सब वापस होगा ज़ीरो से। तो 15 दिन बाद 20 दिन बाद कुछ वापस एग्ज़ाम शेड्यूल आता, तो ऑब्वियसली पढ़ाई डिस्टर्ब होती है क्योंकि सबको लगता है इतना कर लिया था और ब्रेक भी आ जाता है। तो हमारे इस ड्यूरेशन पे सेकेंड टाइम एग्ज़ाम दिया, मेरी रैंक भी काफ़ी पीछे गई थी मतलब प्रीवियस वाले से, तो सबने बोला कि जोधपुर तो अब नहीं मिलेगा। तो अब अपन लोगों में सेलिब्रेशन भी होते हैं, तो सवामणी होती है हनुमान जी की, तो हमने पालवाला जी की सवामणी करी थी। और उस समय पे ये था, जब सवामणी करी थी तो फर्स्ट मतलब मुझे कॉलेज कोटा में अलॉट हुआ था, तो रिपोर्टिंग वगैरह सब करके आ गए थे। और जो भी पहले से कॉलेजेस में थे ना, उन्होंने यही बोला कि अब कोटा से अपग्रेड भी होगा तो आपका मतलब जोधपुर तो नहीं मिलेगा, शायद उदयपुर या इधर उधर दूसरी जगह मिले, तो जोधपुर नहीं मिल रहा है। ये सब ने मुझे बोला क्योंकि जोधपुर मेरी 7th चॉइस थी, और मतलब 7th चॉइस कोटा थी और जोधपुर पहली चॉइस थी। तो बोला 7 से 1 तो सेकंड काउंसलिंग में पॉसिबल नहीं है। तो हमारी जिस दिन सवामणी हुई थी तब तक सब फैमिली वाले आए और सबको ये बताया कि अब तो कोटा जा रही हूँ मैं। कोटा नीट पढ़ने के लिए नहीं गई थी, बट अब कॉलेज करने के लिए जाना पड़ेगा। उसी रात को जो है सेकंड अलॉटमेंट की लिस्ट आई, और सब लोगों के लिए एक सरप्राइज़ की बात थी कि मुझे कोटा से सीधा जोधपुर मिल गया।
क्या तो बात। जिनको भी मैंने, अब वो होता है ना कि फिर वापस से मतलब मेरे घर वाले और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने बोला कि वो सावमणि ने इतना जल्दी, जैसे अपन बोलते हैं ना कि इतना जल्दी रिजल्ट भी आ गया कि अभी तो भगवान को याद किया था सही है। और इतना जल्दी, तो कह सकते हो कि मतलब हनुमान जी का वो आशीर्वाद एलिमेंट तो हमेशा से था। अब वो लोग बोले कि मेरी किस्मत थी, बट किस्मत भी तो मतलब ना नियर इम्पॉसिबल वाली किस्मत की तरफ से थी। तो मतलब वो था। उसके अलावा जैसे कॉलेज में मैंने बहुत जो दोस्त बनाए, अभी सब अलग अलग, जैसे जोधपुर में ज़्यादातर लोग नहीं हैं, पर अभी भी जब मिलते हैं मुझसे, मेरी मदर से बहुत अच्छा उनका कम्युनिकेशन है। तो हर संडे मोस्टली कभी कभार जब उनको फ्री टाइम होता था वो घर आया करते थे। तो एज मेमोरी में मेरे लिए वो कनेक्शन है कि होता है ना कि जिसने कभी दोस्त नहीं बनाए ज़्यादा, उसने थोड़े दोस्त बनाए जो दूसरे बाहर के थे, और आज भी वो लोग याद करते हैं। जैसे अगर जोधपुर आएंगे और मैं नहीं होंगी तो भी वो घर आएंगे, फैमिली में जो भी अवेलेबल हैं वहाँ पे उनसे सबसे मिलकर जाते हैं। तो एक वो परिवार वाला कनेक्शन है मेरा सबके साथ अभी। तो वो मेरी सबसे मतलब बेटर मेमोरी कह सकते हो आप। जब मेंटल हेल्थ की बात करें तो खुद को फिट रखने के लिए आजकल लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं, खूब सारी दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए खुद को ठीक कैसे रखें, क्या करना चाहिए? देखो, पहला तो जैसे मेडिटेशन जो सबने बहुत बोला है, सबने बहुत सुना है, उसका ही एक, जैसे मैंने बहुत कोशिश करी मेडिटेट करने की, लाइक वो ध्यान लगाने वाला हम्म। प्रोसेस मैं कभी नहीं कर पाई। मुझसे वो मतलब साइलेंस हम्म। या कहो वो मैं नहीं कर पाती। तो अब जैसे जब लोग मुझे पूछते हैं कि मैं क्या प्रोसेस फॉलो करती हूँ, मेरे लिए राम नाम लेखन ऑटोमेटिकली मेडिटेशन का ही एक प्रोसेस है। जैसे मैं अभी आर्ट वर्क्स भी बनाती हूँ, तो कुछ आर्ट वर्क तो हम डिटेल सोच रहे हैं, बहुत अपने ब्रेन को इंगेज कर रहे हैं। कुछ मैं सिमेट्रीज बनाती हूँ जहाँ मैं सिर्फ राम नाम लिख रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा ब्रेन कुछ सोच नहीं रहा है। तो मैंने अपने आप को शांत होने का एक मौका दिया है कि पूरे दिन तो आप सोच ही रहो, इस समय पे थोड़ा सा सिर्फ शांत हो जाओ और एक जगह फोकस, कि आपका ध्यान कुछ भटक नहीं रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप सिर्फ एक शब्द पे केंद्रित हो। तो राम नाम लेखन मेरे लिए तो मेडिटेशन रहा है। उसके अलावा जैसे जहाँ स्ट्रेस की हम बात करें, स्ट्रेस हमेशा आता है डर के साथ, कि आपको कोई काम मुश्किल लग रहा है हम्म। या आप कोई सिचुएशन के लिए रेडी नहीं हो, तो आपको लगता है कि आप स्ट्रेस में जाओगे कि वहाँ जाएंगे तो क्या होगा। तो हमेशा मैं तो अभी जैसे कहीं भी आती जाती हूँ तो मैं मतलब बहुत अच्छा सोच के आती हूँ कि हनुमान जी ने वो मौका दे दिया मुझे, या मतलब होता है ना कि भगवान की कृपा से वो मौका मिल गया तो अच्छा तो होगा ही। तो आपका सोच, आपका उधर का जाने का आपका एक्सपीरियंस बदल देता है। अब जैसे मैं और मेरे फादर, हम टोटल ऑपोजिट है। मेरे फादर बहुत टेंशन लेते हैं, तो उन्हें बहुत सारी मतलब कभी उनकी शुगर इम्बैलेंस चल रही होती है, मैं उनको बहुत बोलती हूँ चिल हो जाओ, बट थोड़ा सा उनका नेचर शुरू से रहा है कि उनको हर छोटी बात पे, जैसे अभी आज मैंने बोला मैं पॉडकास्ट के लिए आ रही हूँ, तो मेरी मदर एकदम चेयर अप थी कि हाँ ठीक है जाएंगे, जैसा भी होगा करके आएंगे। मेरे फादर को टेंशन थी, अच्छा कहाँ जाओगे, लोकेशन कहाँ है, तो मैंने उनको बताया मुझे भेज रहे हैं। तो भी उनको टेंशन है कि एग्जैक्ट लोकेशन मतलब तुम पहुँचोगे या नहीं पहुँचोगे, उसमें भी उनको टेंशन हो जाती है। तो पर मुझे लगता है कि हमको हर एक छोटी चीज़ पे ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करते हुए, मतलब कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ दो, कुछ चीज़ आप जिन पे विश्वास करते हो उन पे छोड़ दो। लाइक आपके घर वालों पे भी हम ट्रस्ट करते हैं ना, कि अब जैसे कुछ लोग बहुत डाउट करते हैं कि मतलब ये होना चाहिए, ऐसे केयरिंग होनी चाहिए। हम्म। हमारे पेरेंट्स या हमारे दादा दादी, जिन लोगों ने अभी वाले यूट्यूब के या बहुत चीज़ें नहीं सीखी इधर उधर से, बट स्टिल उन्होंने बहुत चीज़ें अच्छी तरीके से करी और हमसे ज़्यादा अच्छी करी। तो वो बच्चे का पेरेंट्स के लिए विश्वास ऑटोमेटिक आता है ना, वो कोई बता के नहीं जाता कि ये तुम्हारे पेरेंट्स है तुम्हें विश्वास करना है, वो एक इनबिल्ट होता है। वही विश्वास आप जो आपका वर्क प्लेस जहाँ पे है उसमें रखो, तो आपको अपने आप वो चीज़ें फैमिलियर लगने लगेंगी, आपका वो स्ट्रेस अपने आप ख़त्म हो जाएगा। होता है ना, काम घर जैसा लगने लगता है। मैं उस तरीके से करती हूँ थोड़ा सा। तो आप फिर डॉक्टरी के पेशे से हैं, पेंटिंग के लिए इतना ये समय कैसे निकाल लेते हैं अपनी कला के लिए? समय देखो, अभी जैसे मैं कम से कम राम नाम लेखन के लिए 4 घंटे तो मैं लिखती ही हूँ आज भी, मतलब ये डेली हम्म। लगभग पिछले 6 सालों से चल रहा है। जब शुरुआत में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, तो मेरी पोस्टिंग थी लोहावट में। हम्म। और शुरुआत के कुछ दिनों, क्योंकि मतलब मेरी फैमिली यहाँ थी, तो मेरे लिए वहाँ आना जाना मैं अप डाउन कर रही थी, तो मेरा 5 घंटे डेली अप डाउन हो जाता था। वो अप डाउन करके रात को 6 साढ़े 6 घर पहुँच के 7 बजे में मैं राम नाम लेखन करती, तो जो पूरा राम दरबार वाला आर्टवर्क है ना, वो मैंने अप डाउन में बनाया है। तो लोग बोलते हैं ना कि हम, और 5 घंटे बस का ट्रेवल दिल्ली, मतलब वो भी बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉसिबल। तो मुझे मतलब मेरा मोटिवेशन उस समय पे, क्योंकि मेरा उस तो मतलब ये होता है ना, नई जगह मिली है, उतना अपना मन भी नहीं लगता है वहाँ पे। तो मेरा पूरे दिन का एक ही मोटिवेशन होता था, सुबह मैं 5 बजे उठ के घर से निकल रही हूँ, बट स्टिल शाम को 7 बजे घर आके वो राम नाम लेखन करना है। तो मेरा वो एक मोटिवेशन, तो मुझे थकान कभी नहीं लगी। मैंने बहुत अप डाउन किया, उसके पीछे भी उस टाइम थोड़ी फादर की भी हेल्थ इश्यूज़ थी, तो मुझे घर आना ही था, वो एक रीज़न था हम्म। हमारे लिए, अदरवाइज़ वहाँ रह के समय बचाना बहुत होता।
अभी जैसे मैं कॉलेज हूँ तो थोड़ा सा मुझे लाइक संडेज़ हमें फ्री मिल जाते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी हेल्प मेरी मदर की है, क्योंकि मेरी डॉटर बहुत बदमाश है, तो उसे कहीं न कहीं एंगेज रख के बिज़ी, तो वो मुझे कैसे भी करके लाइक एक्स्ट्रा मेरा कोई काम होगा तो वो ले लेंगे ताकि मैं समय निकाल सकूँ। तो आप कह सकते हो ना समय कैसे मिल रहा है, समय थोड़ा मेरी निकालने की इच्छा है, थोड़ी उनकी तरफ से मुझे हेल्प हो रही है इसलिए निकल पाता है। पर एक रूटीन जब आपका बनता है ना तो लोग बोलते हैं कि आप थकते नहीं हो क्या इतने सालों से, मतलब मुझे किसी ने पूछा था डीएम में भी कि उनका जुड़ाव अलग था या जो भी, तो बोला कि इतने सालों से राम नाम लिख रहे हो, थके नहीं हो क्या अभी तक? तो मैंने कहा अपन डेली लाइफ में खाना पीना कर रहे हैं, खाना खा के तो हम नहीं थके, खाना हम रोज़ खा रहे हैं और वैरायटी तो बहुत कम, बाकी टाइम तो सेम चीज़ खा रहे हैं या दूसरी चीज़ें भी हम, हमारे लाइफस्टाइल में हर चीज़ हो रही है। तो सिर्फ राम नाम में ऐसा क्या अजीब या रिपीटेशन हो गया कि उससे मुझे बोर हो जाना चाहिए या मैं उससे थक गई ऐसा? तो थकते हमेशा हम उस चीज़ से जिसमें हमारी इच्छा नहीं होती है, हमें मन नहीं लगता, या हमें लोग बोलते हैं ना बहुत जोर आता है काम करने में। जब मेरा पूरे दिन का मोटिवेशन ही वो 4 घंटे है कि अभी मैं राम नाम लिखूंगी, तो मुझे थकान का तो कहीं स्कोप ही नहीं है उसमें आने के लिए। जैसे मैंने एक चैनल के लिए, स्पोर्ट्स चैनल के लिए मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया था, तो वो मेरा लाइव पोर्ट्रेट था, तो हमारा 8 घंटे शूट चला था कंटिन्यूस, और मैंने पूरा पोर्ट्रेट, नाम ले सकते हैं या मतलब मेंशन करें हाँ। नहीं करें, क्योंकि वो पब्लिश नहीं हो पाया था, स्टार स्पोर्ट्स के लिए वो था। तो विराट कोहली का बर्थडे स्पेशल एडिशन मैंने पहला आर्टवर्क था जो मैंने राम नाम नहीं लिख के विराट नाम से मैंने बनाया था। और मतलब उनकी टीम भी आई थी, सब कुछ अच्छा हुआ था, पर वहाँ पता नहीं मतलब जो भी रहा मिसहैप, पर शूट हो गया, सब कुछ पहुंच गया, बट वो ऑन टाइम मतलब टेलीकास्ट से मिस हो गया था। लेकिन आप सोचो कि 8 घंटे में अपने घुटनों पे, क्योंकि हमें टेबल सेटअप और लाइटिंग के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। उस दिन पहले आप विश्वास की बात कहें, जैसे मैंने इतना राम नाम लिखा मुझे कभी थकान नहीं लगी। पहली बार ज़िंदगी में मुझे थकान उस दिन लगी, क्योंकि वो होता है ना, क्योंकि राम नाम का मेरा जुड़ाव अलग है। जब मैं विराट का नाम लिख रही हूँ वहाँ में सिर्फ आर्टिस्टिक मेरा एक एक्सप्रेशन है, बट एक वो लाइक डिवोशनल या मेरा पावर सोर्स वाली बात नहीं है। तो एक थकान अगर पूछो तो वहाँ मुझे लगी, लेकिन वो थकान भी उतनी नहीं थी, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मुझे लाइक एज अ कॉमन पर्सन मुझे इतने बड़े चैनल के साथ आगे से चला के मौका मिला काम करने के लिए। तो वो मौका आया, वो कहीं ना कहीं होता है ना कि किसी की इच्छा थी इसलिए आ गया। तो मेरे लिए वहाँ भी एक ग्रेटिट्यूड था, वरना मैं सोचूं कि यहाँ बैठे अगर मुझे बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट करने का मौका मिलेगा तो वो इम्पॉसिबल है। तो मैं रोज़ अगर अपनी साफ़ नीयत से वो काम कर रही हूँ, तब मुझे ऐसे लोग मिल पा रहे हैं जिनके साथ होता है ना कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मुझसे बात करेंगे, क्या वो हो रहा है। जैसे अभी हनुमान अंश एक मूवी आई, हम्म। मैंने आपको बताया भी था, हम्म। उसका मूवी का पोस्टर मैंने राम नाम लेखन वर्जन में वापस रिक्रिएट किया। और जब मैंने बाबा नीम करोली जी की आर्ट बनाई थी, तो मैंने विशाल चतुर्वेदी सर जो डायरेक्टर हैं उनको भेजा भी था, बट उससे पहले उनका वॉइस नोट आया कि ये आर्टवर्क मेरी फीड में पहले ही आ गया, कि जब तुमने भेजा मैं लाइक करने लगा तो मैंने देखा ये तो मैंने पहले ही लाइक कर रखा है। तो वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई, और बहुत जेन्युइन, मतलब मेरे लिए बहुत आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि इतना बिजी पर्सन मुझे वॉइस नोट्स में वो रिप्लाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और तब मैंने उनको लाइक उन्होंने ही बताया था कि इसमें अपन कुछ मूवी से रिलेटेड अगर कुछ होगा तो करेंगे। फिर मैंने 2-3 आइडियाज़ लाइक मैं सोच रही थी, एक आइडिया मैंने उनको भेजा भी था, बट वो मतलब नहीं हुआ। फिर चला के सर का वॉइस नोट आया कि अगर तुम मतलब पोस्टर रिक्रिएट करो तो मैं हम उसे मूवी के एंड क्रेडिट्स में रखना चाहेंगे। अब ये देखो, मैं अगर जहाँ भी मैंने कोशिश करी है ना कि मैं कुछ कर दूँ, मैं सबकी थॉट प्रोसेस नहीं बदल सकती, पर जब अगले की इच्छा आ गई तो वहाँ, और वो पोस्टर मैंने 10 डेज़ में बहुत लाइक दिन रात काम करके मैंने बनाया। पोस्टर इतना सुंदर बनकर आया, और फिर उनका सबका जो रिस्पांस मिला ना, वो एक मतलब आउट ऑफ वो था कि जोधपुर में यहाँ हूँ, मेरा लाइक मुंबई से या लाइक डायरेक्टर मूवीज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि मूवी का नाम ही हनुमान अंश हम्म। है, तो राम नाम तो वहाँ जुड़ गया अपने आप ही। और फिर जो पोस्टर बनकर आया उस पर लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। तो जैसे इनडायरेक्टली मतलब मैं सोचूं कि मूवी तक पहुंचना या बड़े डायरेक्टर्स से बात करना, मेरी उनके जो एक्टर हैं उनसे भी मेरी बात हुई, उनका भी बहुत एकदम सॉफ्ट एकदम जेंटल रिस्पांस। और बहुत सिर्फ मूवी के लिए नहीं कि मैंने सिर्फ पोस्टर रिक्रिएट किया, पर हनुमान अंश के वो पार्ट हैं, बाबा नीम करोली जी को वो बहुत मानते हैं, तो राम नाम में ऑटोमेटिकली उनका जुड़ाव है, तो मेरे राम नाम लिखने के, मेरी आर्ट के लिए उनका एक रिस्पांस बहुत अच्छा था, जो मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस में भी नहीं था। पर मैं बहुत मतलब ये पूरा एक वो ग्रेटिट्यूड का एक कह सकते हो सर्कल है मेरे लिए, कि अभी भी मैं बहुत ओपन हूँ कि, और लोग पूछते हैं कि पैसा कमा रहे हो क्या, मैं ऐसी चीज़ें पैसे के लिए नहीं करती, मतलब ये मौके क्योंकि भगवान का नाम आ गया ना, तो वहाँ मैं साफ़ नीयत से करूँगी, रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। तो अगर मैं कुछ साल पहले घर पे बैठ के सोचती कि मेरा मूवी के एंड क्रेडिट्स में कहीं मेरा आर्ट डिस्प्ले हो जाएगा
या मेरा ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिलेगा तो भी वो पॉसिबल नहीं था। मैंने सिर्फ काम किया, मैंने सिर्फ राम नाम लिखा अपनी साफ नीयत के साथ, और अब वो मौके अपने आप आ रहे हैं। जैसे मैंने आदियोगी ऑफिशियल्स के लिए जो शिवरात्रि का उनका आदियोगी आर्ट था वो मैंने बनाया। वो आर्टवर्क मैंने पिच नहीं किया था, उनकी टीम ने खुद से रीच आउट किया, तो मुझे मतलब जैसे ही वहाँ से कंफर्मेशन आ जाता है ना तो मुझे करना है। मैंने वो आर्टवर्क बनाया और उनके अलग अलग जैसे उसमें थे कि पॉइंटर्स कि अगर जैसे वीडियो 2 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हो जाता है तो आपको वहाँ पे बुलाएंगे और सब मतलब इवेंट में आने का मौका मिलेगा। मेरा वीडियो 24 आवर्स में 7 मिलियन क्रॉस हो गया आर्ट वर्क के साथ, और अभी उस पर लगभग कुछ 20 मिलियन से ऊपर व्यूज़ हैं। अब मैं अपने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से वहाँ नहीं जा पाई, बट होता है ना कि राम नाम का जब मतलब मैं हमेशा भगवान से मांगती हूँ मौके ऐसे देना जो मेरे काम से और इसी वाइब से रिलेटेड हो। जैसे वहाँ भी सब लोगों का आर्ट वर्क जैसे जब मैंने बनाया तो वहाँ वॉल्टियर्स ज़्यादा है, कोई ऐसा मीडिया टीम नहीं होती है ज़्यादा, पर एक एक व्यक्ति ने जिन्होंने भी देखा ना उनके सबके मुझे पर्सनल मैसेज आए कि वो आर्टवर्क उतना सुंदर था, और मतलब एक एप्रिशिएशन मेहनत की वो मुझे मिली। तो आदियोगी ऑफिशियल पे भी काम गया, सदगुरु जी की स्टोरी पे वो लगा था, और उस स्टोरी पे लगने की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेज पे महाशिवरात्रि के दिन मेरा आर्टवर्क का स्टोरी लगा, जिसके बारे में मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो मैं थोड़ा सा अपसेट थी कि मैं आदियोगी वहाँ नहीं जा पाई, और मुझे सडनली किसी ने स्टोरी भेजी कि आपका वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पे स्टोरी आई है, तो ऑटोमेटिकली जो दुख था ना वो मेरा वहाँ से बैलेंस हो गया कि मैं वहाँ नहीं जा पाई, पर मुझे अपने आप एक छोटा महाशिवरात्रि का गिफ्ट मिल गया। तो तो इतनी अच्छी पेंटिंग आपने बनाई थी ईसा योग फाउंडेशन के ज़रिए आदि योगी की, अब वहाँ जाके आए आप? नहीं, अभी तक तो नहीं गई हूँ। मैं गई बहुत कम जगह, मतलब मैं राजस्थान से बाहर बिल्कुल नहीं गई हूँ, मतलब जोधपुर जयपुर उतना ही आना जाना हो पाता है। पर हम लोग, मैं और मेरी मदर, हम लोग आपस में बताते रहते, मदर भी बहुत ज़्यादा मंदिरों में कहीं नहीं गए, पर हम उसको मानते हैं कि गया न गंगा मथुरा काशी, घट में ही पाया अविनाशी। तो हमारे लिए मतलब ऑब्वियसली कभी मौका मिलेगा, या वो होता है ना कृपा अभी वो बनी नहीं है कि वहाँ जा पाएँ, पर स्टिल वो वहाँ पे जाके क्या महसूस करेंगे वो हम यहीं कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको रहना तो जुड़ाव में ही, आप भगवान की प्रेजेंस महसूस कर पाओ, वो मैं अपने रूम में महसूस कर पाती हूँ, तो उससे बड़ा ग्रेटिट्यूड या वो नहीं है। एक छोटा सा कमरा आपको तो मैंने दिखाया भी था, मतलब कुछ भी फैंसी नहीं है वहाँ पे, पर अभी तक जितना भी आर्ट वर्क बनाया या जो अप्रिसिएशन मिला, जितने बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया, हर एक वीडियो वहीं पे शूट हुआ जिसमें कुछ सिनेमैटिक नहीं है, बट ऑटोमेटिकली वो आर्ट वर्क जो वो वहाँ पे है ना, उसने वो पूरी जगह को बदल दिया। तो अभी तो नहीं मिला, पर कुछ जगह है डेफिनेटली, जैसे खाटू श्याम जी मैं जाना चाहती हूँ, बहुत समय से सोच रही हूँ। मैंने एक आर्टवर्क भी बनाया था, तो मेरी इच्छा थी कि मैं वो आर्टवर्क, मतलब बहुत बड़े साइज़ में है, तो जब भी जाऊँगी वो लेके जाऊँगी, पर अभी डॉटर भी छोटी है, और फिर ट्रैवल मतलब वो है कि मैं, जैसे वो लोग बोलते हैं ना आलसी, मैं काम में आलसी नहीं हूँ, मैं ट्रैवल में थोड़ा सा आलसी हूँ, तो मैं नहीं जा पाती हूँ। तो सबसे ज़्यादा पेंटिंग कौन सी बनानी पसंद है आपको, कि ये पेंटिंग मुझे बनानी है, जो सबसे ज़्यादा पसंद हो जिस सब्जेक्ट पे है? हनुमान जी की, जैसे मैंने अपने बिजुलाई बालाजी मंदिर पे जो मैंने फर्स्ट हनुमान जी की एक पूरी सीरीज़ बनाई थी, उसकी पहली आर्टवर्क मैंने अपने वहाँ ऑफ़र करी थी। उसके बाद में मैंने वहीं पे भक्त हनुमान जी, भजन हनुमान जी और युद्ध कांड से इंस्पायर्ड 2 आर्टवर्क्स, और ऐसे करते करते अभी 6-7 आर्टवर्क्स मैंने लगभग पिछले 3 महीने 4 महीने में बनाए हैं, और सारे हनुमान जी पर उनके अलग अलग रूप, जैसे कोई रौद्र रूप है पर उसमें गुस्सा नहीं, आपको वो वीरता महसूस हो जाएगी। तो जो मतलब जिस समय आप जो चीज़ कम महसूस कर रहे हो, मतलब मुझे जो चीज़ मुझे चाहिए, अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो मैं रुद्र या वीर हनुमान बनाऊंगी, तो ऑटोमेटिकली सॉन्ग सिलेक्शन भी मैं थोड़ा सा उस तरीके से करती हूँ कि आपको वो युद्ध का फील आए। प्लस आर्ट वर्क भी बनाते समय जैसे मेरा हमेशा से ये रहता है कि मैं बहुत सराउंडिंग के बारे में सोचती हूँ, कि जैसे अगर वीर हनुमान में बना रही हूँ तो हनुमान जी के सामने कौन है, उसके अकॉर्डिंग उनके एक्सप्रेशन चेंज होंगे। तो अगर शत्रु के सामने है तो वहाँ वो वीरता अलग होगी, और वहीं वही आँखें अगर राम जी के सामने हैं और लाइक वो उनके सामने है झुकाव में, तो वो एक्सप्रेशन आँखें वही है, पर वो वीरता से बदल कर और उनका पूरा वो भक्ति और वो खुशी का एक जो है ना उसमें वो आ जाएगा। तो हनुमान जी के आर्टवर्क्स सबसे ज़्यादा मैं बनाना पसंद करती हूँ। ओके। अच्छा, इतनी अच्छी आर्ट वर्क आप करते हैं, अपने प्रोफेशन से भी जुड़े हैं, साथ के जो डॉक्टर हैं, स्टाफ है, वो कुछ कहते हैं, उनकी क्या वो जो है प्रतिक्रिया रहती है उनकी? अभी तो सब अच्छा ही कहते हैं। और शुरू में कुछ लोगों ने मुझे कहा था, पर मैं लोगों को बहुत फ्री विल देती हूँ कि अगर एक बार पहली बार में कोई गलत भी बोलता है ना तो मैं उसे मन में नहीं लेती, क्योंकि उनको शायद उस चीज़ के बारे में समझ नहीं है।
तो कुछ डॉक्टर्स शुरुआत में ऐसे थे काफ़ी सीनियर, पर उनका उतना धार्मिक जुड़ाव नहीं था या आप कह सकते हैं एक्सपोजर नहीं था, तो उन्हें मेरा काम थोड़ा अलग लगता था। प्लस अभी वाले टाइम में सब पैसे को बहुत वैल्यू देते हैं, और मैंने तो देखी है, तो कहीं ना कहीं वो होता है ना, जैसे हमें वो महसूस भी हो जाता है भेदभाव थोड़ा सा, कि लाइक पैसे का गलत उपयोग है, तो मैं उससे थोड़ा दूर रहती हूँ। तो जब मैं प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं, मतलब मैं प्रैक्टिस के लिए उतना नहीं हूँ, क्योंकि मैं समय ही नहीं निकाल पा रही हूँ। हम्म। तो मेरा रहता है कि जैसे हॉस्पिटल में हम पेशेंट देख रहे हैं, उसके बाद में इधर उधर मुझे कहीं मतलब काम करना उतना नहीं आ पा रहा है, और ना मतलब इच्छा नहीं आ रही है बेसिकली। तो मुझे, क्योंकि सब लोगों का था कि ये आप लोगों की एज है, मतलब अभी आपके पास एनर्जी है, तो आपको इसे या तो गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना चाहिए, जहाँ आप अपना एज डॉक्टर्स कैपेबिलिटी को बेस्ट यूज़ कर सको। किसी ने मुझे ये भी बोला कि आपने डॉक्टर की डिग्री वेस्ट कर दी, क्योंकि आप तो आर्ट ज़्यादा कर रहे हो। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे सिर्फ अपनी आर्ट दिखाती हूँ, मैं ये नहीं दिखाती कि मैं एट प्रेजेंट कहाँ काम कर रही हूँ। हम्म। तो उनको लगता है कि मैं काम नहीं कर रही हूँ या मैं काम छोड़ चुकी हूँ, तो मैंने एक डिग्री या गवर्नमेंट सीट खराब कर दी। तो ऐसा नहीं है। मैं, जैसे हम लोग अपनी बात हुई, मैं डीआरपी पे जब थी, तो मंडोर भी जब मैं पोस्टेड थी, मैंने 3 महीने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, और 3 महीने में भी शुरू के 1 महीने के बाद ही मुझे वहाँ के आसपास के लोग जानने लग गए थे। तो मैं जब भी काम पे जाती हूँ, क्योंकि राम नाम में उतना वो नीयत साफ रख के करना चाहती हूँ, तो वही मेरा हमेशा रहता है कि जो भी काम कर रहे हैं प्रेजेंट, उसमें हमारा नीयत साफ रहना चाहिए। अब जैसे पेशेंट आ रहे हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बात भी अच्छे से करूं। अब कई बार होता है ना कि ओपीडी एंड होते होते फ्रस्ट्रेशन के साथ गुस्सा आने लगता है, बट गुस्सा इन द सेंस वो नहीं कि भीड़ का लेकर, लेकिन कई बार कुछ लोग होते हैं जो आपको मतलब गलत वे में बोल के जाते हैं, पेशेंट्स भी। वहाँ भी मेरा हमेशा से, मैं स्माइल बहुत करती हूँ, तो मुझे वो राम नाम के संयम के साथ वो मिला कि वो एंड तक भी वो एनर्जी में डाउन नहीं होने देती। तो अब दूसरे लोग बोलते हैं कि आपने डिग्री वेस्ट करी, पर मैं डिग्री यूटिलाइज तो गवर्नमेंट सेक्टर में कर ही रही हूँ। मैं पेशेंट्स भी देख रही थी, अभी जैसे हम पीजी कर रहे हैं, इसके बाद फिर वापस कहीं ना कहीं पोस्टिंग हम मिलेगी, तो जहाँ भी मिलेगी वहाँ काम करेंगे। इससे पहले जहाँ मैं थी, वहाँ भी आसपास के लोग बहुत, मतलब ऐसा किसी ने मुझे नहीं बोला कि हम आपको दिखाने आए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और आपने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऐसा नहीं था। तो डिग्री का यूटिलाइजेशन है, और हो सकता है आने वाले सालों में भी अगर मैं इसे साथ में रखती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है, क्योंकि आर्ट अपने आप मेरा वे ऑफ लिविंग है। कोई लोग जिम भी तो जाते हैं ना आफ्टर उसको, अब उसे अगर आप सोचो कि, और लोग कई बार 4-4 घंटे 3-3 घंटे भी जिम में भी अपना लाइक वर्कआउट या कोई अपना कुछ और करते हैं। तो राम नाम लेखन अगर मेरा एक लाइफ का एक हिस्सा है, पर मैंने उसे प्रोफेशन पे कभी नहीं आने दिया, और प्रोफेशन को उससे कभी डिस्टर्ब नहीं होने दिया, तो मुझे तो वो सही लगता है। सेकंड, अभी वही लोग जो पहले इस चीज़ को गलत बोला करते थे, जब आपको दूसरे बड़े लोग अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, आप बड़े लोगों तक पहुंच जाते हो, तब वही लोग वापस सही बोलने लग जाते हैं। जैसे मुझे किसी ने आके पहले बोला था, जब नई नई में लगी थी, क्योंकि यंग थे तो ज़्यादातर लोग आपसे सीनियर होते हैं। तो जब मेरा काम वायरल हुआ ना सडनली, उसके बाद हम्म। उन्होंने मुझे आके बोला कि शुरुआत में, मतलब उन एक्चुअली वो एक दूसरे देवता को मानते हैं, तो तब उनको मन में बार बार आने लगा एक गिल्ट कि मुझे, मतलब एक होता है ना, माफ़ी मांगनी है, क्योंकि मैंने इसके लिए मन में गलत सोचा। तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता था ये लड़की पागल है, इधर उधर आ रही जा रही है, टाइम वेस्ट कर रही है कुछ, मतलब क्योंकि राम नाम क्या कर रही थी वो किसी को दिखा नहीं। तो उन्होंने बोला, लेकिन अभी बोले कि मैं उस गिल्ट में हूँ, तो मुझे बोलना है कि मतलब वो मेरे मन में नहीं रह जाए। और सेम जैसे जब अभी मुझे कुछ समय पहले गणगौर की आर्ट दिया कुमारी जी तक मेरी पहुंची, तो जब बड़े बड़े लोगों तक, या जैसे अभी आपने जैसे पॉडकास्ट पे बुलाया, तो ये वो मौके हैं जो मेरे जैसे मेहनत करने वाले लोगों को एक वैलिडेशन देते हैं, ताकि दूसरे लोग जो शुरू में क्वेश्चन कर रहे हैं, वो अपने आप उस चीज़ को, मतलब तारीफ, वो क्वेश्चंस तारीफ में बदल जाते हैं एक टाइम के साथ। तो अभी तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एज को लेके भी अब जैसे सबको पता है कि सब कुछ सही चल रहा है, मैं काम भी कर रही हूँ, मैं आर्ट भी कर रही हूँ, तो अब वो क्वेश्चन नहीं है कि मैं कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चली जाऊँगी, तो नहीं है। बट शुरू में आपको लगे रहना पड़ता है। शुरू में 2 साल तक तो बहुत था कि क्यों राम नाम लिखना है या पंडित बनना है क्या, मतलब वो उसमें लाइक होता है ना, ढोंगी पंडित से काउंट करते हैं, पता नहीं क्या क्या पॉइंट थे। पर फैमिली का सपोर्ट था अच्छा कि मेहनत कर रही है, करने दो। और मेहनत भी मतलब हर दिन कर रही हूँ। आप सोचो, मैं अभी आज तक के अगर आर्ट वर्क बताऊँ, मैं हर 15 दिन के बाद एक नए आर्ट वर्क पे काम कर रही होती हूँ, और कुछ ऐसा जो पहले किसी ने नहीं बनाया। मतलब राम नाम पे ये मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि जो आर्ट वर्क्स मैंने बनाए उनकी रिक्रिएशंस बहुत हुए, लेकिन हर बार राम नाम लेखन में वो कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार किया। तो अगर हर 15 दिन में मैं कर रही हूँ, तो मुझे वो लोग क्या बोल रहे हैं वो पॉइंट सोचने का मौका ही कभी नहीं मिला। मुझे हमेशा से था कि राम नाम लिखना है बस, बाकी अपने आप चीज़ें सेटल हो जाएगी। जब लिखते हैं आप राम नाम से, पेंटिंग बनाते हैं,
क्या भाव रहते हैं, क्या मन में फीलिंग आती है? मन में तो मतलब साक्षात दर्शन कह सकते हो। अब दर्शन जब हम करते हैं तो क्या खुशी होती है, वो खुशी होती है क्योंकि मेरी मदर इस चीज़ को साथ में मेरे एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम प्लेन पेपर से शुरू कर रहे हैं। अब पूरा कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग एक 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 राम नाम जब मैं लिखूंगी तो शुरू में 60 to 70% आर्टवर्क तक तो पता भी नहीं चलता है कि क्या एग्जैक्टली बन रहा है। पर वो लास्ट के जो 30% आर्टवर्क होते हैं, जैसे अभी मैंने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का आर्ट बनाया, अ, वो आर्टवर्क अभी तक का मेरा, और अब जब मेरा है तो मैं मतलब मुझे लगता है कि राम नाम लेखन इतना डिटेल में कोई नहीं करता है हमारे यहाँ। तो वो इतना रियलिस्टिक आर्टवर्क है, एक डिस्टेंस से आप बता नहीं पाओगे कि ये रियल पेंटिंग है या मतलब रियल व्यक्ति बैठा है, उतना रियल, वो आइज़ उतनी पावरफुल है। तो और मेरा एक कह सकते हो एक एक स्पेशल ब्लेसिंग मुझे भगवान ने दी है कि मैं राम नाम लेखन में भी आई कांटेक्ट स्टैब्लिश कर पाती हूँ। तो आप जब एक बार आई कांटेक्ट करोगे उसके बाद आप मूव भी करोगे तो भी वो कृपा दृष्टि आप पे रहेगी, मतलब मेरा वो रहता है। तो जैसे हनुमान जी के आर्टवर्क्स में मैं हमेशा वो करती हूँ, तो जैसे अगर वीर हनुमान या हमें मतलब स्ट्रेंथ चाहिए तो आप अगर आई कांटेक्ट देख के अगर किसी को बोल रहे हो हिम्मत दोगे तो वो और उतनी पावरफुल रहती है। तो आई कांटेक्ट राम नाम लिख के आ पा रहा है, ये एलिमेंट ना मैंने सोचा था कि मुझे करना है, मेरी पहली आर्टवर्क में अपने आप ही आया। और उसके बाद आज तक भी जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि कैसे करते हो, क्या टेक्निक है, तो मैं बोलती हूँ राम नाम लेखन में कोई टेक्निक नहीं होती है, राम नाम लेखन में सरेंडर होता है। आप शुरू करते हो, आप कोशिश करो। अब हर एक आर्टवर्क जैसे है वो मेन प्रोफाइल तक या कंप्लीशन तक नहीं पहुंचता है, कुछ हम्म। ट्रायल्स भी होते हैं। तो जैसे अगर मैं 10 आर्टवर्क पे काम कर रही हूँ, उसमें से 5 ऐसे होंगे जो एकदम सही बनेंगे, 5 मेरी गलतियाँ भी होंगी। पर वो गलतियों ने मुझे उन 5 का इतना अल्टीमेट परफेक्शन तक पहुंचाया है कि पता नहीं, लोगों को लगता है कि मैं जो बनाती हूँ परफेक्ट ही बनाती हूँ, या वो प्रैक्टिस या कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो किसी ने सोचे नहीं, कॉन्सेप्ट्स ऐसे बनकर आ जाते हैं। तो वो उस मेहनत की वजह से है, बट मैं इस पूरे प्रोसेस को बहुत मतलब इंजॉय करती हूँ। जब ड्यूटी से घर आते हैं और ये जो आर्ट वर्क करते हैं तो टाइम कैसे मैनेज करते हैं पूरा? टाइम मतलब आफ्टरनून एंड इवनिंग्स मेरी मतलब इसी के लिए रहती है। तो बेसिकली तो मैं सबसे पहले मेरा फर्स्ट सेशन होता है अर्ली मॉर्निंग का। उठने के बाद शुरू के 2 घंटे मैं सारा जो बेसिक काम होने के बाद में राम नाम लेखन पे करती हूँ। अभी जैसे इंस्टाग्राम पे लाइक मीडिया पोस्ट भी मैं खुद ही मैनेज करती हूँ, तो लाइक एडिटिंग और सब कटिंग वगैरह सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो मेरा रहता है कि मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग वो है, आफ्टरनून पे मैं थोड़ा एडिटिंग वगैरह और पोस्टिंग पे ध्यान देती हूँ, इवनिंग वापस से राइटिंग सेशन रहता है। तो हर एक आर्टवर्क का जैसे जब काम चल रहा होता है तो थोड़े मेरे समझ लो लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं कि मैं क्या बनाना चाहती हूँ, क्या क्या एलिमेंट मुझे डालने हैं, उसका नोट्स सेक्शन चलता है। फिर उसके एक रफ ड्राफ्ट्स में मैं बनाती हूँ कि एक एक एलिमेंट क्या है और उसका हर एक का मीनिंग होता है। सिर्फ ब्यूटी पर्सपेक्टिव से नहीं बनाती, जैसे एक हर एक आर्टवर्क में जहाँ देखो कि एक शब्द आता है लास्ट में, वो एक मैं ऐसी जगह डालती हूँ, और वो ही एक अकेला शब्द होता है जो सबसे बड़ी साइज़ में होता है, तो वो मैं स्केच पेन रेड से लिखती हूँ प्रिफरली। तो जैसे भक्त हनुमान में अगर वो हाथ जोड़े भी पोजीशन में है तो वो हैंड पे आएगा। अगर कोई अलग हनुमान है जिसमें ऑर्नामेंट्स बहुत अच्छे हैं तो या तो नेक में या फिर मैं मुकुटन में उसको रखती हूँ। तो कलर्स कौन से कहाँ लिखने हैं, क्योंकि राम नाम में एक बार लिख दिया तो आप इरेज नहीं कर पाओगे, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली फोकस आ जाता है, जैसे होता है ना कि आप डिस्ट्रैक्ट, जैसे आप फ़ोन ज़्यादा नहीं यूज़ करोगे तो स्क्रीन टाइम अपने आप कम हो जाएगा। तो मुझे डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि मुझे यहाँ ध्यान देना है तो डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाने का मौका नहीं मिलता। और एक चीज़ जैसे लोग पूछते हैं कि इसमें गलतियाँ नहीं होती कि आप गलती इरेज कैसे करते हो, तो मैं इरेज ही नहीं करती हूँ। इसमें मुझे फ़ायदा हुआ, जैसे जब बचपन में मैं स्केचिंग करती थी, हमारा एक रूल था, मैंने शुरू में सर के पास जाने से पहले हमारे एक समर कैंप में एक मैम के कांटेक्ट में थी मैं, उन्होंने वो स्केचिंग करवाते थे लाइक पेंसिल से आप कुछ भी बनाओ, इरेज़र हमारे किट में ही नहीं होता था, हमें हम्म। सिर्फ एक पेंसिल दी जाती थी। तो उन्होंने वो बोला कि मतलब आपको इरेज़र यूज़ ही नहीं करना है तो अब या तो आप प्रैक्टिस करो या आप गलती मत करो, है ना। तो वहाँ पे जैसे हमने इतनी लाइन प्रैक्टिस करी है कि अभी बिना स्केल भी स्ट्रेट लाइन आ जाती है, कोई भी शेप है तो वो फ्री हैंड का मूवमेंट। तो जैसे मतलब कोई लोग पूछते हैं ना कि वो प्रैक्टिस से कैसे बन पाया, इरेज़र का यूज़ का नीड नहीं लगता क्या, तो उनका वही था कि आप उतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाओ कि गलती का स्कोप ही नहीं बचे। तो वो प्रैक्टिस जो इरेजर नहीं यूज़ करना, तो अभी राम नाम लिखने में मुझे कहीं नीड नहीं लगती कि मैं कुछ गलत लिख दूँ, या वो होता है ना कि भगवान की इच्छा रहती है। सब बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना आप उनका नाम नहीं ले सकते, तो मैं नाम लिख पा रही हूँ, उनकी छवि बन रही है, तो उनकी इच्छा तो है, ये तो मैं मानती हूँ। अब गलती भी नहीं होने देनी है, ये भी अपने आप अगर कहीं होती भी है तो कई बार वो उस मास्टरपीस की ब्यूटी बनकर आ जाती है, मतलब वो ऑड कहीं नहीं लगती, वो उसी में घुल जाती है और कुछ एक नया एलिमेंट बनकर आ जाता है। तो
सबसे बड़ा चैलेंज क्या मानते हैं जो वुमेन प्रोफेशनल होते हैं, उनके लिए क्या चैलेंज मानते हैं आप सबसे बड़ा आज भी? चैलेंज एक तो मोटिवेशन सबसे पहला तो, क्योंकि मैंने मतलब चाहे वुमेन वर्किंग हो या नहीं हो, अब भी मैंने देखा है मेरी एज ग्रुप के लोगों में ना काम करने की इच्छा नहीं है। या जैसे जब मंडोर भी थे या मैंने पहले भी हॉस्पिटल्स में देखा, तो लोग हैं ना डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हैं चीज़ों के ऊपर, और हमेशा कम काम करके ज़्यादा रिजल्ट चाहते हैं। हम्म। तो उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी हेल्थ पे अच्छा ध्यान दो, है ना। तो आपको मेडिकली नीड तब हो जब एक्चुअल में आप सिक हो। कई बार लोगों का जैसे पेन किलर्स का गलत यूज़ मैंने बहुत अपनी फीमेल पेशेंट्स में देखा है। बॉडी एक का कॉमन कंप्लेन वो करते रहते हैं, फिर अननेसेसरी पेन किलर खाते हैं, और जब आप उस ट्रैप में हो ना, तो आप क्रिएटिव या कुछ भी घर के काम के लिए भी यूटिलाइजेशन में नहीं कर पाओगे आपका ध्यान, क्योंकि आपका शरीर ही कंफर्ट में नहीं है। तो आप हमेशा शरीर पे ध्यान दोगे कि आज तो मेरा ये दुख रहा है, आज ये नहीं हुआ, तो वो नहीं हुआ वो वाली चीज़ बर्डन बनती जाती है। शुरू में हमेशा जैसे जिम भी कोई जाता है, तो पहले दिन वर्कआउट में आपका बॉडी अगले दिन से दर्द ही होगा, क्योंकि आप उसके लिए यूज टू नहीं हो। तो शुरू के कुछ दिन आपको सेट होने में लगता है। अब जैसे मेरी फैमिलीज़ में तो मैंने बहुत लाइक विमेन वर्किंग विमेन देखी है जो बहुत हिम्मत के साथ काम करती हैं। तो मुझे कहीं वो ना मतलब नहीं कर पाएंगे वो वाला पॉइंट मैंने मेरे घर में नहीं देखा। तो मेरे लिए सबकॉन्शियसली यही था कि आप सब काम कर सकते हो, बस आपके काम करने की हिम्मत होनी चाहिए। तो वो हिम्मत है, प्लस कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ काम मैंने अपनी तरफ से पूरा कर दिया बट रिजल्ट नहीं मिले, तो मैं कभी उस चीज़ से डिसअपॉइंट नहीं हुई कि मैंने इतना मेहनत की थी और वो उस बड़े प्लेटफॉर्म पे, अगर सोचो उस दिन वो टीवी में टेलीकास्ट होता तो उसी दिन शायद चीज़ें बहुत बदल जाती, पर वो नहीं हुआ। नहीं होने के पीछे भी कोई नियति रही होगी, तो मैंने उसके बाद भी इतने साल वापस मेहनत करना नहीं छोड़ा कि कोई बात नहीं, तब नहीं हुआ, बाद में कभी हो जाएगा, उसके लिए भी सही समय आएगा। पर अच्छा खाना, अच्छी नींद लेना और खूब काम करना, ये मेरा हमेशा से रहता है। लोग बोलते हैं कि जैसे अभी डिलीवरीज़ को लेकर बहुत एक क्वेश्चन रहता है, लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। मैंने पूरी ड्यूटी के साथ मतलब मैं डिलीवरी के मतलब प्रीवियस 2 दिन तक भी ड्यूटी पे थी, और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो मुझ पे, और नॉर्मल डिलीवरी मेरी जिला अस्पताल पे हुई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि अगर मेरे आसपास के लोग वहाँ हैं, मैं सब पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं तो यूँ भी बहुत मतलब बहुत ट्रस्ट करके चलती हूँ कि सब अच्छा होगा। तो मेरा हमेशा से एक था कि मुझे मतलब इच्छा है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अब मैं इसमें ये नहीं कह रही कि सी सेक्शन गलत है या नॉर्मल डिलीवरी मतलब पे प्रेशर, बट आपकी बॉडी के बारे में आपको पता चल जाता है। जैसे मैं प्री डिलीवरी भी बहुत एक्टिव थी, मैं 45 to 50 मिनट वॉक कर लेती थी मेरे फादर के साथ, और मेरा वेट भी ऐसा कोई खास नहीं बढ़ा था। तो फिज़िकल एक्टिविटी थी, इसलिए मैं मुझे अपने आप को फिट मानती थी कि मैं उस तरफ जा सकती हूँ। तो अब थकान तो सबको आती है, क्योंकि ड्यूटी करके आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और भी चीज़ें, और यूँ भी लोगों को फटीग रहती है। तो वहाँ मुझे कभी नहीं लगा कि मैं थक गई। हमेशा होता है ना कि आपको एक बार तो लगेगा, काम इनिशिएट करने में मुश्किल लगेगी, पर हो जाता है। सिमिलरली जैसे मेरा पेन टॉलरेंस बहुत अच्छा है, तो जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था और मैंने वापस फिजियोथेरेपी घर पे ही शुरू की थी, क्योंकि लॉकडाउन था तो आप किसी की हेल्प भी नहीं ले सकते, तो मैं करती थी, और प्रेशर डालने के लिए मेरे फादर मुझे हेल्प करते थे। तो जो शायद हीलिंग मेरी 1 महीने में होती, वो मैंने 10 दिन में करी है। जब मेरे पीछे स्टेपलर पिन्स लगी हुई थी, मैंने फिजियो उससे पहले शुरू कर दी, क्योंकि मुझे ये था कि हाथ लॉक नहीं हो जाए ना, आपको वो मूवमेंट वापस चाहिए। तो फिजियोथेरेपी में भी तो यही होता है कि आप एक बार शुरू में वो दर्द सहन करना पड़ेगा, बट उसके बाद आप उस मूवमेंट को धीरे धीरे अनलॉक करते जाते हो। सेकंड, मैं कभी भी बीमारियों का स्ट्रेस नहीं लेती, या बीमारी या होता ना कि अपने शरीर का, जैसे आफ्टर डिलीवरी हुआ, वेट पुट ऑन भी हुआ, वेट लूज़ करना है लोगों को बहुत ऐसा लगता है, तो वेट लूज़ करने के लिए वो बहुत सारी रेमेडीज़ अपनाते हैं। मेरा ऑटोमेटिकली लाइक इंटरनल कोर ही मेरा उतना फास्ट और क्विक है कि जो वेट पुट ऑन हुआ था वो मेरा 8-9 महीने में ही शेड हो गया। तो वहाँ भी मुझे क्या खा रहे हैं, घर का खाना, मैं बाहर का उतना कुछ खाती भी नहीं हूँ, तो घर का खाना खाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, तो नींद भी सही समय पे आ जाती है। जैसे मैं दिन में कभी नहीं सोई आज तक अपनी ज़िंदगी में, मैं हमेशा रात को, मेरा एक फ़िक्स टाइम है, 9 साढ़े 9 हम लोग सो जाएंगे, तो रात की वो फ़िक्स नींद है, वो लेंगे, तो दिन भर आप काम करो तो अपने आप थक के अच्छी नींद आती है। तो हेल्थ को लेकर मतलब भगवान की कृपा से ज़्यादा बीमारियों का, या मतलब होता है ना कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं हमेशा होती हूँ कि अभी जैसे भी दिख रहे हैं अपन बेस्ट दिख रहे हैं, मतलब लाइक वो बॉडी कॉन्शियसनेस उतनी नहीं है। या फिर जैसे अब जैसे कोई सोचता है मेरे पीछे बहुत बुरा स्कार है यहाँ हाथ पे, तो मुझे शुरू में सबने बोला कि आप कुछ प्लास्टिक सर्जरी का करवा के इसको बहुत दिखता है तो हाइड करवा देना। तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी कि स्कार है तो मतलब उससे अच्छा दिखना या बुरा दिखना मेरी लाइक मेरे ब्रेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेरा हमेशा से मोटिवेशन ये रहता है कि हर दिन अगर मैं अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर रही हूँ,
होता है ना कि आपका अर्थ पे एग्जिस्ट करने का कोई एक यूज़फुल चीज़ होना चाहिए। तो मैं हर दिन क्या काम कर पा रही हूँ, मैं अपना दिन अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाई तो मैं संतुष्ट रहती हूँ। अगर मैं किसी दिन ऐसा निकलता है जब मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, तो खाली बैठना मेरे लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। और वहीं जैसे सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं ना, अच्छा आप रोज़ पोस्ट कर रहे हो तो ये तो मतलब दिखावे वाली चीज़ है। वो दिखावा नहीं है, वो मेरा एक पॉइंट है। मैं एक एक को घर जाके तो नहीं बता सकती, पर मुझे पता है कि लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं दिन भर में कुछ अच्छा कर रही हूँ तभी मैं अच्छा कुछ एनर्जी आगे पास ऑन कर पाऊँगी। अगर अब मेरे बाद में, जब मैंने 2019 में राम नाम लेखन से ये प्रोफाइल बनाई थी, ऐसी कोई प्रोफाइल नहीं थी। और अभी मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए कि इतने 6 सालों में इतने सारे बच्चों की आपको आर्ट प्रोफाइल्स मिलेंगी राम नाम लेखन के लिए। तो ये एक वो रियल अचीवमेंट है जिसका आपको कोई मतलब सर्टिफिकेट नहीं देगा। पर मेरा एम यही था कि जितना मैं राम नाम से जुड़ी हूँ या मैं राम नाम को जितना मानती हूँ उतना ही लोग माने, क्योंकि राम नाम तो सिर्फ मेरा नहीं है। और अपने रामद्वारा में हमारी एक वो लाइन भी थी कि रामदड़ी चौड़े पड़ी, जो कोई खेलो आए। वो रामदड़ी खुले ग्राउंड में पड़ी है, कोई भी आके खेल सकता है। दावा नहीं है संत दास, जीते सो ले जाए, किसी का उस पर रूलिंग नहीं है। और जो जीतेगा ले जाएगा। और वो बॉल भी तो इस यूनिवर्स में कितनी जगह पड़ी है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए है, हर जगह पे पड़ी है। अब वो लेने वाले लोग चाहिए, तो मुझे सिर्फ वो लेने वाले लोग मोटिवेट करने थे। और सोशल मीडिया उसमें मैं बहुत मतलब मानती हूँ कि बहुत मुझे हेल्प करी, क्योंकि मेरे लिए अगर मैं सोचती कि घर बैठे हो जाता तो शायद नहीं होता। और मैं जोधपुर से बाहर भी कहीं नहीं गई, पर अब बाहर के लोगों के लिए भी हो पा रहा है, तो वो सोशल मीडिया ने मुझे बहुत हेल्प करी। और ये कहते हैं ना, इंस्टाग्राम से बाहर का, जैसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम होता है, वैसे ही राम नाम का एक स्पिरिचुअल एल्गोरिदम है, मैं जिसमें बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। तो वो ऑटोमेटिकली उन लोगों को आपसे जोड़ देता है। जैसे अभी एक पार्टिसिपेंट, जैसे ही मैंने बाबा नीम करोली जी की आर्ट बनाई थी, तो ऑब्वियसली वो डिवोटीज़ की तरफ ज़्यादा गई थी। उसमें से एक लेडी जो यूएसए से हैं, और वो इंडियन मतलब उनका बॉर्न एंड ब्रॉटअप भी नहीं है, उनकी पहले की फैमिली से वहाँ जा चुके हैं, तो उनको हिंदी तक नहीं आती थी। वो कैंची धाम, ये हमारे अधिक मास के पहले मंगलवार पे कैंची धाम पे उन्होंने दर्शन किया था। और सडनली उनने बोला कि मुझे ना, कि ज़्यादा सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करते, पर जैसे ही फ़ोन खोला पहला वीडियो उनको मेरा दिखा, जबकि उन्होंने कुछ सर्च भी नहीं किया, और उनको एकदम से मन में इच्छा है कि मुझसे कांटेक्ट करना है। उनको राम नाम लिखना नहीं आता था हिंदी उनको नहीं आती। अभी वो हम 1-on-1 में क्लास कर रहे हैं, वो राम नाम लिखना अब सीखे हैं, और अभी हम हनुमान जी का एक आर्टवर्क उनके लिए बना रहे हैं। क्या बात। और उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट उससे पहले उनका इतना कोई जुड़ाव भी नहीं था। उनका इंडिया आके कैंची धाम दर्शन करने का रीज़न ये था कि उनके पड़ोस में कोई है जो वहीं के यूएसए के ओरिजिन के हैं, नॉन इंडियन फैमिली। वो व्यक्ति कैंची धाम आते थे हमेशा। और जब तो उनको लगा कि बाहर का व्यक्ति जिसका कोई कल्चरल से जुड़ाव नहीं है, वो इतना स्ट्रांगली मानते हैं, तो मुझे भी जाके देखना चाहिए। वो उस मतलब एक बिलीफ सिस्टम से धीरे धीरे आए थे। और अभी जो राम नाम इतने सालों में उन्होंने बोला, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं राम नाम लिखूंगी। और अभी वो बोलते हैं कि मेरे लिए इतना एडिक्टिव है। अभी कल ही हमारी मतलब ट्यूसडे को हमारी क्लास होती है, तो कल ही जब बात हुई, उन्होंने राम नाम लिखना सीख लिया। अब हनुमान जी के बेस पे हमने काम करना शुरू कर लिया, जो उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था कि होगा। तो ये एल्गोरिदम से, वो मतलब यूनिवर्स का एल्गोरिदम ही तो है जो ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों से आपको जोड़ रहा है। और सारे लोग वही हैं जिनकी या तो इच्छा थी बहुत समय से, कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने 5-6 साल वेट किया मुझसे बात करने के लिए या हम वर्कशॉप्स में आने के लिए, या उनको सडनली कहीं से एक वो मन में आया कि हमें राम नाम लिखना है। और जैसे ही उनको मन में आई, उसके कुछ घंटे में, क्योंकि सोशल मीडिया वाले एल्गोरिदम ने ज़रूर हेल्प की, तो उनको मेरा आर्टवर्क दिखा और वहाँ से हम लोग कनेक्ट हुए। तो सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे अभी कनेक्ट हुए हैं रिसेंटली। तो मैं उसमें बहुत मतलब, जब ऐसे कोई लोग मिलते हैं तो हम बहुत अच्छी एक एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाय या कॉफ़ी कौन सी पसंद है? चाय। ओके। माउंटेन या बीच? हम्म, अब मैं दोनों को माउंटेन कह सकते हो। ओके। सनराइज या सनसेट? सनराइज। फेवरेट कलर? रेड। फेवरेट पेंटर? पेंटर में वैसे तो एक आर्टिस्ट है सीजे हेनरी, डिटेल बाद में करनी है। विज्ञान या अध्यात्म सबसे पहले क्या है? आध्यात्म। लिखने का सबसे पसंदीदा टाइम सुबह या रात? वैसे तो दिन भर ही, पर सुबह अर्ली मॉर्निंग्स। एक शब्द में राम नाम लेखन आपके लिए क्या है? संतुष्टि।
जोधपुर की वो जगह जहाँ सबसे ज़्यादा आपको शांति मिलती है। रूम जहाँ पे मतलब जहाँ भी मैं राम नाम लिख रही हूँ वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए बेस्ट प्लेस हो जाता है। फेवरेट बुक? बुक्स मैं बुक्स नहीं पढ़ती। अभी रिसेंटली मैंने द बिकमिंग सुपरनैचुरल है, वो मैंने शुरू की है, बट वो मेरी पहली किताब है जो मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं बुक पर्सन नहीं हूँ बिल्कुल भी। फेवरेट मूवी? कांतारा। अच्छा। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? घर। ओके। एक वर्ड जो सबसे ज़्यादा आपको डिफाइन करता हो? राम नाम। ओके। अच्छा, पेंटिंग या डॉक्टर, दोनों में से किसको चूज करेंगे पैसे को, दोनों में से जो आपकी कला है? पेशे आर्ट। तो अच्छा, ऐसा कोई टाइम आया जो थोड़ा सा दिमाग तनावग्रस्त हो गया, या कभी लगता है कि यार अब तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ समय आया कभी? थोड़ा मतलब छोटे समय के लिए आता है, अब नहीं आता है बिल्कुल भी। पहले थोड़ा बहुत आता था जब मतलब काम करते थे और उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। जैसे मैं मतलब पढ़ाई में हमेशा से अच्छी थी, पर मेडिकल कॉलेज में मैं उतना अच्छा मार्क्स वाइज परफॉर्म नहीं कर पाई, हमेशा थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट में रहा करती थी। तो अभी मुझे लगता है कि जैसे अभी मैं जितना मेंटली फ्री रहती हूँ शायद उतना रहती तो मार्क्स भी अच्छे होते और मैं थोड़ा सा लोगों के साथ और अच्छे से जुड़ पाती। जैसे अभी वही स्टूडेंट जो हमारे साथ वाले वो मुझे बोलते हैं कि तुम अभी इतना सब अच्छा कर रही हो तो कॉलेज में क्यों नहीं किया, तो वो थोड़ा सा है। जब फेलियर ने आपको क्या सिखाया? कई बार ऐसे होता है ना, आदमी असफल रहता है, तो कुछ सीखने को क्या मिला? कि उसके बाद कुछ बड़ी चीज़ मिलेगी। फेलियर आपका है कि आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, तो उस पर रुकना नहीं है। अगर उसके बाद भी कंटिन्यू करोगे तो उससे बड़ी चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो। अच्छा, यदि आप किसी से अपनी 18 ईयर वाली एज में मिल सको तो क्या एडवाइस देंगे? पढ़ाई अच्छे से करो, पहले करियर पे फोकस करो। करियर भी मतलब मेहनत के साथ एक अच्छा करियर चूज़ करो, लेकिन अपनी हॉबी या जो भी आप साइड में करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटी होती है, ये मान के चलना है, मतलब ये मानो स्ट्रांगली कि हो सकता है और कर सकते हैं। ओके, आप किस बात के लिए सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हैं? कि राम नाम मिल पाया और इतना राम नाम लिख पाए, मतलब काउंट से ज़्यादा। हर दिन जब वो 3 घंटे लोग बोलते हैं ना कि हम 10 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते हैं, अगर मैं एक टेबल पे एक पेन के साथ 4 घंटे एक शब्द के साथ हूँ तो वो सबसे बड़ा मतलब ग्रेटिट्यूड है कि वो हो पा रहा है और मैं उतना कंसंट्रेट कर पा रही हूँ। वो मेरे ब्रेन की कैपेसिटी कैसे हो गई पता नहीं, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की जनरेशन, तो उस जनरेशन कई बार जो है गलत वे में भी चली जाती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आपको क्या लगती है आज की जनरेशन की? अ, अभी एक तो जैसे मैंने हमेशा बताया मेहनत नहीं करना, लाइक स्मार्ट वर्क में भी अल्ट्रा स्मार्ट वर्क जो होता है ना उसकी तरफ जाना, उससे आप अपनी रियल एबिलिटीज़ कभी नहीं ढूंढ पाते हो। सेकंड, शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करना कि हम कम एज में, मतलब देखो सपने सबके होते हैं, हर कोई हर हम्म। बच्चा यही चाहता है कि मैं मेहनत करूँ कुछ अच्छा करूँ। कोई ये नहीं कहता है कि मैं बस खाली बैठा रहना चाहूँगा, लेकिन जब हम वो सपना देख रहे हैं कि मैं बहुत कुछ अच्छा करूँ, वो अच्छा करने के लिए मैं उतने समय तक अपने आप को डेडिकेट करूँगा। वो मेहनत कोई बच्चा नहीं करना चाहता। लाइक जो मेहनत वो कर लेते हैं उन्हें हम बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे कम एज में बहुत अच्छा करता दिखते हैं। तो मेहनत करना सीखो, और साथ में स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क सब कुछ होगा, दोनों को बैलेंस करके सीखो। लेकिन बेसिकली बैलेंस जब आ जाएगा ना तो आप रियल वे में जो आपका पोटेंशियल है आप उसके साथ अच्छा काम कर पाओगे। अच्छा, पूरी दुनिया आपसे सिर्फ एक एडवाइस मांगे तो वो एडवाइस क्या होगी आपकी तरफ से? नीयत साफ रखो और जब भी किसी से मिलो उनसे अच्छे से मिलो। अगर किसी को आशीर्वाद दे ही रहे हो तो पूरे मन से दो। ओके। अच्छा, यदि आपकी ज़िंदगी एक पेंटिंग होती तो उसका टाइटल क्या होता? टाइटल तो ये तो मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि ना वो टाइटल पेंटिंग बनने के बाद डिसाइड होगा, तो अब मैं पहले जब उस प्रोसेस में आऊँगी तब हम सोचेंगे। या अच्छा, चलते चलते आपसे कि ऐसा कोई
कोई मंत्र या कुछ ऐसा वाक्य जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगी? मंत्र तो देखो, हर एक शब्द मंत्र बन जाता है जब आप उसको विश्वास करते हो। जैसे जो अभी लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में बोलते हैं कि जब आप मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है आप विश्वास करते हो कि ऐसा हो सकता है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है। जब आपने वो मान लिया तो वो चीज़ आपके लिए होने लगती है। तो जैसे राम नाम को मैंने इष्ट मान लिया तो मेरे लिए वो राम नाम सिद्ध हो गया। बहुत सारे लोग राधा नाम भी लिखते हैं। हनुमान जी को मानने वाले लोग ओम श्री हनुमते नमः का जाप करते हैं। मैं उसे भी बहुत मानती हूँ, मतलब तो जाप वो भी कर सकते हो। बेसिकली शब्द कोई भी हो, मंत्र कोई भी हो, उससे पहले आपका कनेक्शन और विश्वास होना चाहिए। जब वो होगा तो आपका मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाएगा। और आपको लोग बोलते हैं ना इष्ट कैसे मिलेगा, वो इष्ट भी अपने आप कहीं से भी शुरू करो। ये सर्कल है, आप सर्कल में एंटर करोगे किसी दूसरे पॉइंट से, किसी को देखकर शायद, और आप धीरे धीरे अपने इष्ट की तरफ अपने आप चले जाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी जो कहानी है हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, और इस कहानी ने बताया कि मतलब विज्ञान और अध्यात्म उनके साथ चलकर जो है व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता है। साथ ही साथ मैं हमारे दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि शिवानी मंडा जी की यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि सुकून मिलेगा। इनकी जो कहानी है बहुत ही मोटिवेशनल है। इन्होंने जो संघर्ष किया और आज जो राम नाम के लेखन के साथ ये जो है अलग अलग जगहों पर प्रसिद्धि के झंडे गाड़ रही है। तो आप भी अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, कुछ मोटिवेशन भी लीजिएगा और ज़िंदगी में कुछ अच्छा कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।